नमस्कार साथियों, मैं कमलेश चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करेंगे जो थर्ड ईयर के फर्स्ट सेम की अपन मैराथन क्लासेस लगा रहे थे, उसी क्रम में आज अपन पढ़ेंगे जीपीबी 312। इसमें अपन मेनली पढ़ेंगे जो अपनी आईपीआर है। आईपीआर की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। क्या होती है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अब जो आईपीआर है ये क्या होता है साथियों, मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो मेरी बौद्धिक क्षमता है, मेरी बुद्धि के अकॉर्डिंग मैं कोई नया आविष्कार करता हूँ। अब उस आविष्कार का कोई अन्य तो यूज़ नहीं कर रहा है, इसके लिए मेरे को क्या दिए जाते हैं? आईपीआर। मतलब कुछ अधिकार दिए जाते हैं जिनको क्या बोलते हैं? आईपीआर बोलते हैं। जैसे मान लो एक कोई कोल्ड ड्रिंक है, जैसे मान लो कोई कोका कोला कोल्ड ड्रिंक है। अब उस कोल्ड ड्रिंक को बनाने का जो फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला को कोई अन्य यूज़ तो नहीं करे। जैसे मान लो मेरा कोई नेम है, जैसे मान लो मेरी अपने इंस्टीट्यूट का कोई नेम है, अगर मैं इसको जो भारत सरकार के अंदर क्या करवाता हूँ, रजिस्टर करवाता हूँ, इस पर क्या लेता हूँ, कॉपीराइट या पेटेंट लेता हूँ, तो इस पर क्या होता है साथियों? इस पर मेरे को अधिकार दिया जाता है कि अन्य कोई इसका यूज़ नहीं कर सकता मेरी परमिशन के बिना। तो साथियों, ये क्या होते हैं? आईपीआर के कुछ अधिकार होते हैं, इनके बारे में अपन कंप्लीट क्लास में चर्चा करेंगे। और साथियों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। और अब चलते हैं 2022-23 की फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें डेफिनेशन पूछी गई है जियोग्राफिकल इंडिकेशन की। किसकी? जियोग्राफिकल इंडिकेशन की। जियोग्राफिकल इंडिकेशन क्या होता है साथियों? एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ इसको। जैसे मान लो बीकानेरी रसगुल्ला है, बीकानेरी भुजिया है, इसके अलावा आगरा का पेठा है। अब साथियों, ये क्या है? एक क्षेत्र को क्या कर रहे हैं? इंडिकेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्षेत्र को क्या कर रहे हैं? इंडिकेट कर रहे हैं किसी गुण के लिए। किसी गुण के लिए वो क्या है? प्रतिष्ठित है। वो क्या है? वो क्षेत्र किसी गुण के लिए क्या है? प्रतिष्ठित है, फेमस है। अब देखो इसमें क्या है, तो जियोग्राफिकल जो इंडिकेशन है ये आईपीआर का ही एक प्रकार है। तो जियोग्राफिकल जो इंडिकेशन होता है वो किसी एरिया के लिए दिया जाता है, ना कि ये किसी प्राइवेट या किसी पर्सनल के लिए दिया जाता है। देखो यह क्या है? उत्पत्ति, मतलब कहाँ पर इसकी उत्पत्ति हो रही है। मूल स्थान या गुण और प्रतिष्ठा आदि विशेषताओं पर आधारित एक क्या है? संकेत है, जो कि किसी एक एरिया के लिए दिया जाता है। और यह क्या नहीं है? एक निजी अधिकार नहीं है, मतलब किसी पर्सनल का अधिकार नहीं है। ये क्या है? एक एरिया के लिए दिया गया है। ये एक प्रकार का आईपीआर ही है। क्या? ग्राफिकल जियोग्राफिकल इंडिकेशन। अब इसके बाद में देखो ट्रेड सीक्रेट। ट्रेड सीक्रेट को मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लो कोई कोका कोला है, कोई कोल्ड ड्रिंक है। अब उसका जो फॉर्मूला है, उसको बनाने का जो फॉर्मूला है, अब उस फॉर्मूले को कोई अन्य यूज़ नहीं करे, इसके लिए उसको क्या दिया जाता है? उसको अधिकार दिया जाता है। क्या दिया जाता है? अधिकार दिया जाता है, जिसे किस नाम से जानते हैं? ट्रेड सीक्रेट। मतलब ट्रेड, व्यापार का क्या है? वो सीक्रेट। अगर सभी को पता चल जाए कि कोका कोला इस फॉर्मूले से बनती है, तो फिर सभी बना ले। तो साथियों, इसीलिए उसके लिए क्या दिया जाता है? ट्रेड सीक्रेट, की अन्य यूज़ नहीं कर सकता और अन्य को पता भी नहीं रहता कि क्या फॉर्मूला रहता है। जैसे मान लो चाय बनाने का कोई स्पेशल चाय बनाने का कोई फॉर्मूला है, तो उस फॉर्मूले के लिए भी क्या लिया जा सकता है? ट्रेड सीक्रेट। उसको अधिकार करने के लिए या उसको प्रोटेक्ट रखने के लिए कि कोई अन्य यूज नहीं कर सके अनुमति के बिना, तो उसके लिए कौन सा अधिकार दिया जाता है? ट्रेड सीक्रेट का। अब इसके बाद में देखो, इसी को पढ़ लेते हैं एक बार। जब कोई अन्वेषक संस्था या कंपनी किसी अन्वेषण को एक रहस्य के रूप में रखते हुए किसी अन्य को ज्ञात होने दिए बिना, किसी को अन्य को ज्ञात होने दिए या किसी को पता चले व्यापारी क्या करती है? उपयोग करती है, तो इसे क्या कहते हैं? ट्रेड सीक्रेट कहते हैं। मतलब जो व्यापार का जो एक फॉर्मूला है वो किसी को बिना बताए हुए क्या करते हैं? अपने व्यापार को क्या करते हैं? संचालित करते हैं। तो उसके लिए कौन सा अधिकार दिया जाता है? ट्रेड सीक्रेट का। इसके बाद में है नेक्स्ट अपने किसान किस्म। किसान किस्म क्या होती है? जो किसान लगातार किसी किस्म को अगर यूज़ कर रहा, परंपरागत रूप से किसी किस्म को यूज़ कर रहा है, तो उसे क्या कहते हैं? फार्मर्स वेराइटी। क्या कहते हैं? फार्मर्स वेराइटी। इसके बाद में है नेक्स्ट है MTA, मटेरियल ट्रांसफ़र एग्रीमेंट। क्या है साथियों? MTA या मटेरियल ट्रांसफ़र एग्रीमेंट। ये क्या होता है? कोई दो पक्ष है, उनमें किसी सामग्री का या किसी वस्तु का क्या करना है?
उनमें ट्रांसफ़र करना है। सही। अब तो उसके लिए जो एग्रीमेंट लिखा जाता है तो उसे क्या कहते हैं, MTA मटेरियल ट्रांसफ़र एग्रीमेंट कहते हैं। देखो, दो पक्षों के बीच में जो सामग्री होती है उसका स्थानांतरण नियंत्रित करने के लिए, स्थानांतरण को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए एक प्रकार का क्या है, अनुबंध है। क्या है, एक प्रकार का अनुबंध है। फिर है हु कैन रिमूव, हु कैन रिवोक, रिवोक यानी हटाना या रिमूव द पेटेंट, मतलब कौन जो अपना पेटेंट है, पेटेंट अपने को दे दिया। पेटेंट क्या होता है, सबसे पहले मैं बता देता हूँ। IPR का ये क्या है, प्रकार है जो कि किसी उपकरणों पर और कोई औद्योगिक उपकरणों पर मेनली क्या दिया जाता है ये पेटेंट। पेटेंट क्या होता है, जो कोई भी IPR के तहत, मतलब बौद्धिक क्षमता के तहत कोई भी काम किया जाता है, उस काम के लिए क्या दिया जाता है, कोई भी उसकी खोज वगैरह होती है उसके लिए क्या दिया जाता है, उसको अधिकार दिया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, पेटेंट बोलते हैं। अब जो पेटेंट है, पेटेंट को 5 साल के लिए मान लो किसी चीज़ के लिए मेरे को दे दिया गया। अब 5 साल के लिए मेरे को कोई पेटेंट दे दिया गया, तो अब उसको पहले 5 साल से पहले कौन रिवोक कर सकता है, कौन उसको हटा सकता है। तो साथियों, भारत सरकार की, केंद्र सरकार की अगर अनुमति हो, केंद्र सरकार की याचिका पर कौन, उच्च न्यायालय इसको क्या कर सकता है, रिवोक कर सकता है। क्या कर सकता है, रिवोक कर सकता है। देखो, उपधारा कौन सी है, 1 में निहित जो प्रावधान है, अगर उनका क्या कर ले, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना केंद्र सरकार की जो याचिका है इस पर उच्च न्यायालय क्या कर सकता है, पेटेंट को रद्द कर सकता है। इसके बाद में है डिफरेंस है कि इसमें नोवेलिटी और आविष्कारक में, इन्वेंटिवनेस और इसके अलावा आविष्कारक में और नोवेलिटी में क्या है, अंतर है। देखो इसमें, देखो नोवेलिटी में, इसमें आविष्कार की सभी तकनीकों का नवीन होना क्या है, आवश्यक है। और इसमें देखो, इसमें आविष्कार की सभी तकनीकों का नवीन होना आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट देखो, पेटेंट प्रदान करने के लिए जो शीर्षक है, इसकी जो शर्तें और आवश्यकता के लिए आविष्कारक का उपयोगी नया होना क्या है, आवश्यक है। और इसमें देखो, पेटेंट प्रदान करने के लिए, पेटेंट प्रदान करने के लिए किस पर, आविष्कार पर पेटेंट प्रदान करने के लिए शीर्षक की शर्तों में आविष्कारशीलता क्या होती है, उपस्थित होती है। क्या होती है, उपस्थित होती है। इसके बाद में नेक्स्ट अंतर है पेटेंट और PVP एक्ट एंड FR एक्ट। अब सबसे पहले है कि PVP एक्ट और FR एक्ट क्या होता है। साथियों, ये होता है प्लांट वेराइटी प्रोटेक्शन। क्या होता है, प्लांट वेराइटी प्रोटेक्शन। एंड FR फार्मर्स राइट्स। क्या होते हैं, फार्मर्स राइट्स। अब एक किसान को उसकी जो वेराइटी है, किस्म है, उसको अधिकृत करने के लिए, मतलब उसको अधिकार प्राप्त करने के लिए उसको क्या दिया जाता है, FR एक्ट। और इस तहत के तहत क्या दिया जाता है, इस एक्ट के तहत क्या दिया जाता है, उसको अधिकार प्रदान किया जाता है कि इनका अन्य कोई यूज नहीं कर सके। अब सबसे पहले देखो पेटेंट का देखो, एक पेटेंट औद्योगिक अनुप्रयोगों के उपकरणों पर क्या है, IPR से संबंधित है। क्या है, IPR से संबंधित है। और इसमें देखो, जो अधिनियम 2001 है, उन पर जो पादप प्रजनक होते हैं उनको क्या करता है, IPR प्रदान करता है। मतलब अधिनियम 2001 उन पादप प्रजनकों को क्या करता है, मतलब IPR प्रदान करता है, मतलब अधिकार प्रदान करता है जिन्होंने पौधों की किस्मों का क्या किया है, विकास किया है। मतलब इस एक्ट के तहत, कौन से, PVP और FR एक्ट के तहत किसानों को क्या किया जाता है, IPR, मतलब उनको एक अधिकार प्रदान किया जाता है जिसके तहत वो क्या कर सके, वो अपनी किस्मों को क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके, उनका कोई अन्य लाभ नहीं उठा सके, मतलब प्रॉफिट मिले, वो ओनली जिसने विकास किया है, जिसने विकसित की है किस्म, उसी को मिले। तो ये है PVP एक्ट। अब इसके बाद में देखो, नेक्स्ट अंतर है पौधों की किस्मों को पंजीकृत किया जा सकता है। मतलब इसमें पौधों की जो किस्म होती है, प्लांट वेराइटीज होती है, उनको पंजीकृत किया जा सकता है। और किसानों द्वारा उन्नत किस्मों को क्या किया जा सकता है, पंजीकृत किया जा सकता है। इसमें देखो, पौधों की किस्मों और इसके अलावा जो अधिकार संरक्षण है, इसके लिए क्या दिया जाता है, पौधों की किस्म और जो किसान
किसान अधिकार है इनका संरक्षण का क्या है, प्राधिकरण है। और इसमें देखो कृषि व जो किसान कल्याण मंत्रालय है इसके द्वारा दिया जाता है, और इसमें जो अधिकार होते हैं किसान अधिकार संरक्षण प्राधिकरण होता है इसके द्वारा दिया जाता है। इसके बाद में देखो व्हाट आर फार्मर्स राइट्स, मतलब जो फार्मर्स राइट्स होते हैं, किसान के अधिकार होते हैं, वो क्या होते हैं। साथियों मैंने अभी बात की कि किसान को बहुत सारे क्या होते हैं, अधिकार मिले हुए होते हैं। कौन कौन से, जैसे मान लो उसने कोई भी वैरायटी विकसित की, अब उस वैरायटी को वो ही यूज करे या उसका प्रॉफिट वो ही उठाए या उसको सेल वो ही करे, तो इसके लिए उसको क्या होते हैं, राइट्स या अधिकार मिले हुए होते हैं। तो उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखो फार्मर्स राइट्स, FRB बोलते हैं, इससे क्या बोलते हैं, FRB बोलते हैं फार्मर्स राइट्स। देखो कृषक प्रजाति को विद्यमान प्रजाति, मतलब कृषक प्रजाति को विद्यमान प्रजाति के रूप में क्या किया जाता है, पंजीकृत कराया जाता है। अब इसके बाद में देखो फार्मर्स राइट्स में क्या किया जाता है, कृषक प्रजाति को जो भी वो यूज में ले रहा है, जो भी उसने क्या की फार्मर वेराइटी, मतलब जो उसने परंपरागत रूप से वो उगा रहा है या उसने विकसित की है एक कृषक ने, तो उसको वो क्या बोलते हैं, फार्मर राइट, फार्मर वेराइटी। अब जो कृषक प्रजाति है मतलब फार्मर्स वेराइटी है, अब ये विद्यमान प्रजाति को क्या किया जा सकता है, पंजीकृत किया जा सकता है फार्मर्स राइट्स के तहत। अब इसके बाद में देखो नेक्स्ट है कि कृषक को स्वयं के द्वारा खोजी या विकसित की गई नई प्रजाति को उसी प्रकार संरक्षण देने और पंजीकृत करने का क्या है, अधिकार है, जैसे किसी प्रजनक को अपनी प्रजाति को संरक्षण देने तथा पंजीकरण कराने का क्या है, अधिकार है। जैसे मान लो कोई भी वैज्ञानिक है, अब कोई वो वैरायटी विकसित कर रहा है, अब उसको तो अधिकार होता है कि मतलब जो भी किस्म है उसको वो क्या कर सके, किसी अन्य को यूज नहीं करने दे, या मतलब उसको जो अधिकार प्राप्त होता है वो ही अधिकार किसको प्राप्त होना चाहिए, किसान को भी प्राप्त होना चाहिए कि अगर कोई फार्मर कोई वैरायटी को विकसित करता है तो उस वैरायटी को जो किसान है वो ही उसको यूज में ले या वो ही उसका प्रॉफिट ले, तो ये अधिकार किसके पास में होना चाहिए, किसान के पास में होना चाहिए। इसके बाद में देखो उसको पंजीकृत कराने का उसका क्या है, अधिकार है। इसके बाद में देखो किसान को जो ब्रांडेड बीज है इसके रूप में बेचने के अलावा पंजीकृत किस्मों के बीज का उत्पादन, भंडारण, बिक्री, विनिमय तथा साझा करने का क्या है, अधिकार है। मतलब कोई भी ब्रांडेड बीज है इसके रूप में, ब्रांडेड बीज के रूप में अगर किसान का बीज अच्छा है, सीड अच्छा है, अगर उसने प्रोडक्शन किया है तो वो ब्रांडेड बीज के रूप में बेचने के अलावा और भी क्या क्या अधिकार प्राप्त है, पंजीकृत किस्मों के बीजों का उत्पादन कर सकता है, भंडारण भी कर सकता है, बिक्री भी कर सकता है, विनिमय भी कर सकता है, और साझा करने का क्या है उसके पास अधिकार है, किसान के पास। अब इसके बाद में देखो नेक्स्ट क्या अधिकार है, जो अधिकार एक बीज तक पहुंच, मतलब अधिकार है जो बीज तक पहुंच। इसके बाद में है किसान संरक्षित किस्मों के सहित अपनी कृषि उपज को बचाने का, मतलब क्या क्या अधिकार है उसके पास में, देखो बीज की पहुंच, और इसके अलावा किसान संरक्षित जो किस्म है उनको बीज सहित अपनी कृषि उपज को बचाने का, उपयोग करने का, और बोने का, दोबारा बोने का, आदान प्रदान करने का, साझा करने का और बेचने का उसी तरीके से अधिकार है जैसे कि भी जो PPV और FR है, PPV एंड FR है। मतलब ये लागू होने से जो पहले हकदार थे ना वैसे ही क्या है इनका अधिकार है। तो आई होप ये समझ में आया होगा। जैसे कि कोई किसान संरक्षित किस्म है, इसके कोई बीज है तो बीज सहित अपनी जो कृषि उपज को बचाने का अधिकार है, उपयोग करने का, बोने का, दोबारा बोने का, आदान प्रदान करने का, साझा करने का, बेचने का, ये क्या है अधिकार है। जैसा कि जो PPV और जो FR एक्ट था इसके पहले जो हकदार थे ना वैसे ही अब भी क्या है हकदार है। अब इसके बाद में देखो नेक्स्ट अधिकार क्या है, कोई भी कृषक अपने खेत की पैदावार, कोई भी कृषक अपने खेत की जो प्रोडक्टिविटी होती है उसको PPV और जो FR एक्ट है, PPV और FR एक्ट है कौन सा 2001,
अब इस एक्ट के अधीन संरक्षित प्रजाति जो प्रोटेक्टिव स्पीशीज होती है, इसमें बीज को उसी प्रकार बचाकर रख सकता है, उपयोग में ला सकता है। मतलब कोई भी कृषक है अपने खेत की प्रोडक्टिविटी मतलब उपज और पीपीवी और जो एफआर एक्ट है इसके अधीन जो संरक्षित क्या है प्रजाति है, स्पीशीज है, इसके बीज को उसी प्रकार क्या कर सकता है, बचाकर रख सकता है, उपयोग में ला सकता है, उसकी बुआई कर सकता है और विनिमय मतलब एक्सचेंज कर सकता है। इसके अलावा उसको शेयर कर सकता है, बेच सकता है और वह इस अधिनियम को लागू होने से पहले कर सकता था। मतलब एफआर एक्ट और पीपीवी एक्ट से पहले जो कर सकता था वो आज भी इस अधिकार के तहत क्या कर सकता है, उनको बेच सकता है, उनको उपयोग में ला सकता है, बुआई कर सकता है, बचाकर रख सकता है। उसके बाद में देखो नेक्स्ट अपने हैं किसान किसी ऐसी प्रजाति के भंडार युक्त बीज की बिक्री नहीं कर सकता जो कि प्रजाति पीपीवी और एफआर एक्ट के क्या है अंतर्गत सुरक्षित है। मतलब नेक्स्ट अधिकार है कि जो एफआर एक्ट के अकॉर्डिंग, एफआर राइट्स फार्मर्स राइट्स के अकॉर्डिंग कि किसान ऐसी प्रजाति या ऐसी स्पीसीज का क्या नहीं कर सकता, यूज या बिक्री नहीं कर सकता जो कि पीपीवी और एफआर एक्ट के अंतर्गत क्या है, सुरक्षित है। अब इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन फॉर पेटेंट, कि पेटेंट का क्या मतलब है और पेटेंट किस किस के लिए दिया जाता है, इसके बारे में अपन डिटेल से चर्चा करते हैं कि पेटेंट क्या होता है और पेटेंट कहाँ पर दिया जाता है और किस किस चीज़ के लिए दिया जाता है। देखो कोई भी देश है उसके द्वारा, एक देश के द्वारा दिया जाता है पेटेंट। जैसे भारत में अगर कोई आविष्कार किया है, कोई अन्वेषक है, तो वहाँ पर पेटेंट भी कहाँ पर दिया जाएगा, भारत में ही दिया जाएगा। तो किसी देश द्वारा किसी अन्वेषणकर्ता को उसके जो नामित जो व्यक्ति है, मतलब जो नामित व्यक्ति है उसके अनुसंधान को सार्वजनिक करने के बदले दिए जाने वाले अधिकारों के समूह को क्या कहते हैं, जो भी उसको अधिकार दिए जाते हैं उसके अन्वेषक के लिए, उसके आविष्कार के लिए, उसके अनुसंधान के लिए, तो उसे क्या कहते हैं, पेटेंट कहते हैं। यह क्या दिया जाता है, एक निश्चित अवधि के लिए दिया जाता है। क्या दिया जाता है, एक निश्चित अवधि के लिए दिया जाता है। और यह कानूनी तौर पर कितने प्रकार का होता है, पेटेंट दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है साथियों, दो प्रकार का होता है। पहला अपना है प्रोडक्ट पेटेंट, दूसरा अपना है प्रोसेस पेटेंट। अब देखो प्रोडक्ट पेटेंट क्या होता है। प्रोडक्ट पेटेंट होता है कि मान लो कोई भी अपना क्या है, कोई भी वस्तु है, कोई भी क्या है वस्तु है, उस वस्तु के लिए क्या दिया जाए, उस वस्तु के लिए भी क्या दिया जाए, पेटेंट दिया जाए। एक होता है प्रोसेस पेटेंट होता है, जैसे मान लो कोई भी बनाने की कोई प्रोसेस है, कोई वस्तु बनाने की क्या है प्रोसेस है, तो उसके लिए अगर कोई अधिकार दिया जाता है तो उसकी क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रोसेस पेटेंट। एक होता है प्रोडक्ट पेटेंट जो कि क्या दिया जाता है, एक किसी प्रोडक्ट के लिए क्या दिया जाता है, पेटेंट दिया जाता है, अधिकार दिया जाता है। प्रोसेस का मतलब होता है किसी वस्तु को बनाने की प्रोसेस के लिए क्या दिया जाता है, पेटेंट दिया जाता है। इसके बाद में देखो ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके उद्देश्य क्या है। तो देखो प्रौद्योगिकी के बढ़ावे को संरक्षण प्रदान होता है। मतलब इससे क्या होता है, जो प्रौद्योगिकी है इसके बढ़ावे को क्या होता है, संरक्षण प्रदान होता है। इसके बाद में देखो नेक्स्ट और चलते हैं अपन। देखो नेक्स्ट क्या है इसका ऑब्जेक्टिव, किसी नवीन कार्य के सर्जन को उजागर करने तथा वर्तमान प्रौद्योगिकी को विकसित करने या इसमें सुधार करने के लिए प्रदान किया जाता है। देखो साथियों मैं बता देता हूँ कि अगर पेटेंट देंगे, जैसे मान लो मैं कोई अपनी बौद्धिक क्षमता से किसी वस्तु की बनाने की प्रोसेस तैयार करता हूँ, अब वो जैसे ही किसी को पता चलती है तो वो दूसरा उसको यूज कर लेगा। तो साथियों इसके लिए अधिकार तो मिले ना, जब अधिकार मिलेंगे तभी लोग क्या होंगे, उत्सुक होंगे कि जिसने विकास किया उसी को उस चीज़ का क्या है, उसी को प्रॉफिट हो रहा है। ऐसे तो नहीं कि हर कोई प्रॉफिट ले रहा है उसका। अब जैसे मान लो ऐसे अधिकार नहीं हो, ऐसे नियम नहीं हो, रूल रेगुलेशन नहीं हो, तो हर कोई यूज कर लेगा।
मिलेगा और जो आविष्कारक है वो इतना ध्यान नहीं देगा, क्योंकि उसको पता है कि मैं अगर आविष्कार करूँगा तो सभी यूज में लेंगे, उसको कोई स्पेशल जो प्रॉफिट है वो नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए क्या होते हैं, मतलब वो क्या होते हैं, उत्सुक होते हैं आविष्कार करने के लिए, अगर उनके पास क्या हो, उनको पेटेंट वगैरह मिले, उस चीज़ के लिए क्या मिले, अधिकार मिले। अब इसके बाद में देखो, नए उत्पादों और सेवाओं को बाजार में लाने के लिए अनुसंधान व विकास की लागत की क्या कर सकता है, वो भरपाई कर सकता है। देखो अब जैसे मान लो कोई भी है, कोई वस्तु का विकास कर रहा है, अब उसके लिए अनुसंधान करेगा तभी तो ये कोई नई वस्तु का विकास करेगा। अब उसके लिए वो कितना खर्च करता है, अनुसंधान में करता है, इसके बाद में उसको क्या कर सकता है, भरपाई कर सकता है। अगर मान लो उसको पेटेंट नहीं मिले तो उसको मार्केट में लाते ही सभी यूज में ले लेंगे, तो उसको जो प्रॉफिट मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो इसलिए क्या होता है, पेटेंट दिया जाता है। ये इसका क्या है, उद्देश्य है। पेटेंट की जो अवधि है वो कब तक होती है, 20 साल तक होती है। मतलब पेटेंट कितने वर्ष तक दिया जाता है, पेटेंट दिया जाता है 20 वर्ष तक। कितने वर्षों तक दिया जाता है साथियों, 20 वर्षों तक पेटेंट दिया जाता है। इसके बाद में है पेटेंट के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या क्या होते हैं, कि क्या क्या चाहिए पेटेंट देने के लिए। देखो अब बात करते हैं अपन आवश्यक दस्तावेजों की। बात कर ली कि पेटेंट की अवधि कितनी होती है, 20 वर्षों तक होती है। मतलब 20 वर्ष तक क्या दिया जाता है, 20 वर्ष के लिए क्या दिया जाता है, पेटेंट दिया जाता है। अब इसके बाद में देखो आवश्यक दस्तावेज क्या होते हैं पेटेंट के लिए आवश्यक। जब अपने को पेटेंट चाहिए तो उसके लिए क्या क्या आवश्यक दस्तावेज होते हैं। देखो पहला है पेटेंट आवेदन, मतलब फार्म नंबर 1, मतलब फार्म चाहिए जिसमें पेटेंट का जो आवेदन होता है, तो आवेदन फार्म हो गया। इसके बाद में है पेटेंट आवेदन को दर्ज करने के लिए अधिकार का प्रमाण। इसके बाद में पूर्ण निर्देशन उपलब्ध न हो तो अंतिम विनिर्देशन। इसके बाद में है अंतिम विनिर्देशन के मामले में फिर 12 माह के भीतर फार्म 2 में पूर्ण विनिर्देशन। मतलब अगर जैसे मान लो अंतिम विनिर्देशन के मामले में अगर पहले नहीं हुआ तो 12 माह के भीतर क्या है, फार्म 2 में पूर्ण विनिर्देशन देना पड़ता है। ये क्या है, पेटेंट के दस्तावेज है। क्या है साथियों, पेटेंट के दस्तावेज है। अब इसके बाद में नेक्स्ट अपने हैं 6 नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन कि पारंपरिक ज्ञान भारतीय जो कृषि होती है इसमें कैसे योगदान करता है। जो पारंपरिक जो अपना ज्ञान है वो भारतीय कृषि में कैसे योगदान करता है। देखो पारंपरिक जो ज्ञान है वो भारतीय कृषि में जैव विविधता, लंबे समय तक समान रूप से स्थिर चलने वाला, और इसके अलावा पारंपरिक ज्ञान का क्या है, बड़ा योगदान है विकास करने में। देखो साथियों अब इसमें है जैव विविधता, कि जैव विविधता मतलब जो पारंपरिक ज्ञान है वो क्या है, जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी। साथियों मैं बता देता हूँ कि अगर किसी में विकास करना है, चाहे वो जीव हो, चाहे वैरायटी हो, चाहे कुछ भी हो, तो उसमें क्या होनी चाहिए, उसमें विभिन्नता ही होनी चाहिए। उस स्पीशीज में क्या होनी चाहिए, विभिन्नता होनी चाहिए। मतलब जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी क्या होनी चाहिए, उपस्थित होनी चाहिए, तभी उसमें क्या होगा, विकास होगा। तो इसमें है कि पारंपरिक जो भारतीय कृषि है उसमें जैव विविधता, लंबे समय तक समान रूप से स्थिर चलने वाला जो विकास होता है, इसमें क्या होता है, पारंपरिक ज्ञान का क्या है, बड़ा योगदान है। क्योंकि अधिकतर जो स्वदेशी समुदाय होते हैं ऐसे दोनों में क्या है, बसे हुए हैं, जहाँ संसार के जनक संबंधी संसाधन या रिसोर्सेस बहुत अधिक मात्रा में क्या है, अवेलेबल है। मतलब यहाँ पर बात की जा रही है मोस्टली जैव विविधता। अगर की जैव विविधता अवेलेबल है तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर साथियों विकास की क्या है, पॉसिबिलिटी है। अब इसके बाद में देखो नेक्स्ट है किसी संस्कृति या समाज के लिए क्या है, अद्वितीय है। किसी संस्कृति और समाज के लिए क्या है, अद्वितीय है। और इसके बाद में देखो
किसी संस्कृति या समाज के लिए क्या है, यह अद्वितीय है, जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होता है, प्रसारित होता है और विशेष रूप से कृषि संबंधी जो क्षेत्रों में विभिन्न कार्यों में जो लोग सोच और जो वास्तविक अनुप्रयोग है इससे संबंधित है। देखो साथियों, इसका मतलब है कि पारंपरिक ज्ञान, मतलब जैसे पारंपरिक ज्ञान का मतलब होता है, जैसे आपके कोई दादाजी हैं, दादाजी ने आपके पापा जी को क्या बताई, कोई भी मान लो कोई भी खेती की तकनीकें हैं, कोई भी खेती का ज्ञान है, कोई भी खेती से रिलेटेड नॉलेज है, वो आपके पापा जी आपको बताएंगे। फिर ऐसे क्या होता है, आगे पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता रहता है। तो इस नॉलेज का कृषि में क्या उपयोग है, इसके बारे में पूछा गया है। तो देखो इसके बाद में नेक्स्ट है सूखे और कीट प्रतिरोधी, जैसे लचीले गुणों के बारे में ज्ञान हो तो वो पारंपरिक जो किसान हैं वो अक्सर सीमांत भूमि पर रहते हैं। मतलब सीधा सा मतलब है कि सूखे और कीट प्रतिरोधी इसके जो गुण होते हैं तो उनका भी अपने को ज्ञान कहाँ से मिलता है, जो पारंपरिक जो किसान होते हैं उनके द्वारा मिलता है। इसके बाद में देखो, जहाँ जलवायु परिवर्तन का प्रभाव और चयन का दबाव सबसे अधिक होता है, इस प्रकार वे अनुकूलन के लिए लचीली फसल प्रजातियों तथा किस्मों की पहचान करने के लिए क्या होता है, अच्छी तरह से क्या होता है, तैनात होता है। इसके बाद में देखो नेक्स्ट अपने हैं, जहाँ संसार के जनन संबंधी और समाधान बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध है, जिनका नियंत्रण जो विरल और इसका उपयोग ये लोग करते हैं। इसी कारण सामान्य स्तर पर विविधता का आविष्कार तथा विकास हुआ है। मतलब विविधता का जो विकास है वो किसके कारण होता है, जैसे मान लो जनन संबंधी, मतलब है कोई भी अपनी स्पीशीज है, कोई भी क्या है प्रजाति है, अब उसके जो जंगली संबंधी होते हैं उनकी उपस्थिति के कारण ही क्या होती है, जैव विविधता होती है और क्या होता है, विकास होता है। यहाँ रहने वाले लोगों के कौशल और तकनीकी ने संसार के अन्य लोगों को विविधता संबंधी विस्तार में व्याख्या की। मतलब साथियों इसका मतलब यही है कि पारंपरिक जो किसान होते हैं वो क्या देते हैं, अपने को कृषि के बारे में नॉलेज देते हैं, जैसे कि जैव विविधता के बारे में बताया, कीटरोधी और कीटरोधी के जो लक्षण हैं उनके बारे में बताया। अब इसके बाद में चलते हैं आगे की ओर। जो पारंपरिक ज्ञान है, क्या है, पारंपरिक ज्ञान है। पारंपरिक ज्ञान को आपके टॉपिक है नाम ट्रेडिशनल नॉलेज से, किससे रिलेटेड टॉपिक है, ट्रेडिशनल नॉलेज से। देखो जो पारंपरिक ज्ञान के द्वारा जैव विविधता को दो मुख्य उद्देश्यों की कमी संतुष्टि है। इसमें देखो पारंपरिक ज्ञान से मतलब अपने को जानकारी मिलती है कि जैव विविधता का अपने को क्या करना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए। पारंपरिक ज्ञान से एक ही चीज़ मिली है कि मेनली कि जो अपने बायोडाइवर्सिटी है उसका अपने को क्या करना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए। अब क्यों करना चाहिए भी मैंने बताया था कि जहां पर बायोडाइवर्सिटी या स्पीशीज में क्या है, जैव विविधता अवेलेबल है, मतलब विभिन्नता अवेलेबल है जातियों के बीच में, तो वहां पर क्या है, विकास संभव है, क्या है, डेवलपमेंट क्या है, पॉसिबल है। तो साथियों इसमें सबसे पहले तो क्या गया, जैव विविधता का संरक्षण और जैव विविधता के जो घटक हैं उनके निर्वाहों और साधनों के रूप में लगातार लंबे समय का क्या किया जाना, यूज किया जाना। तो ये था अपना ट्रेडिशनल नॉलेज। इसके बाद में चलते हैं आगे की ओर। देखो इसमें अपने को पूछा गया है पेटेंट की सीमाएं क्या है। मतलब सबसे पहले है व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन पेटेंट रजिस्ट्रेशन इन इंडिया एंड टाइमलेस एसोसिएटेड विथ इट। मतलब सबसे पहले अपने को क्या देखना है, लिमिटेशन ऑफ पेटेंट। मतलब पेटेंट के लिए क्या सीमाएं होती है, क्या लिमिटेशन होती है। सबसे पहले देखो, पहली है समय सीमा, लिमिटेशन ऑफ टाइम, और दूसरी है क्षेत्रीय सीमा। क्या है, क्षेत्रीय सीमा। सबसे पहली देखो समय सीमा को देखो, सभी पेटेंट एक निर्धारित अवधि तक ही क्या होते हैं, वैध होते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि जो पेटेंट है मुख्यतः 20 वर्षों तक दिया जाता है। देखो ये समय तक ही क्या होते हैं, वैध होते हैं। इनकी
इनकी वैधता अवधि अभी कुछ हद तक एक देश से दूसरे देश में क्या होती है, भिन्न होती है। मतलब ऐसे नहीं है कि भारत देश में, अमेरिका में, सभी देशों में जो अवधि है, जो पेटेंट की अवधि है वो समान होती है, कुछ हद तक समान होती है, पर लगभग जो पेटेंट की अवधि है वो समान नहीं होती है। भारतीय जो अधिनियम, पेटेंट अधिनियम है 1970, इसके अकॉर्डिंग 7 या 14 वर्ष होती थी। मतलब पहले भारतीय अधिनियम जो था 1970, इसके अनुसार कितनी अवधि रहती थी, 7 से 14 वर्ष। कितनी, 7 या 14 वर्ष इसकी अवधि रहती थी। इसके बाद में देखो दूसरी लिमिटेशन थी, कोई भी पेटेंट केवल उसी देश में क्या होता है, वैध होता है जिसने उसे जारी किया था। अब मतलब इसकी क्षेत्रीय सीमा भी होती है। जैसे मान लो कोई भी अपन ने पेटेंट जारी किया, भारत में पेटेंट जारी हो रहा है तो भारत में ही उसके लिए क्या है, पेटेंट है। ऐसे नहीं कि अमेरिका में भी उसके लिए पेटेंट, अमेरिका में भी कोई यूज कर रहा है तो उसको अपन रोक सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। वो अधिकार कहाँ पर प्राप्त होता है, क्षेत्रीय क्षमता। मतलब पेटेंट, वो पेटेंट कहाँ पर मिलता है अपने को, ओनली एक क्षेत्र में मिलता है। कहाँ पर मिलता है, क्षेत्र में मिलता है। अब इसके बाद में नेक्स्ट अपने हैं प्रोसीजर ऑफ ऑब्टेनिंग पेटेंट, मतलब स्टेप्स। इसमें कौन कौन सी स्टेप्स है पेटेंट प्राप्त करने के लिए। जैसे मान लो मेरे को पेटेंट लेना है तो पेटेंट के लिए क्या क्या स्टेप्स मेरे को फॉलो करनी पड़ेगी। सबसे पहले देखो, सबसे पहले है अपने कि सबसे पहले आविष्कारक अपने आविष्कार पेटेंट के लिए निर्धारित परफॉर्मा के अनुसार या निर्धारित प्रारूप के अनुसार आवेदन क्या करता है, तैयार करता है। मतलब सबसे पहले जो भी आवेदन करेगा पेटेंट के लिए तो वो क्या करेगा, एक परफॉर्मा तैयार करेगा, एक आवेदन तैयार करेगा। और उस आवेदन को तैयार करने के बाद में, आवेदन तैयार करने में किसी सक्षम पेटेंट वकील की सहायता अवश्य लेनी चाहिए। अक्सर आवेदन की सफलता बहुत कुछ इसी बात पर निर्भर हो सकती है। जैसे मान लो कोई पेटेंट वकील है तो पेटेंट वकील की सलाह लेकर क्या करना चाहिए, पेटेंट का आवेदन क्या करना चाहिए, तैयार करना चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट इसकी स्टेप क्या है, इस आवेदन को जिस देश में पेटेंट लेना है उस देश के पेटेंट कार्यालय में जमा कर दिया जाता है। मतलब जैसे मान लो मेरे को किसी भी चीज़ के लिए क्या लेना है, पेटेंट लेना है, तो मैं सबसे पहले पेटेंट वकील की क्या लूँगा, सलाह लूँगा। इसके बाद में पेटेंट के लिए आवेदन तैयार करूँगा। आवेदन तैयार करने के बाद में जिस देश में मेरे को, जिस जगह पर क्या लेना है, पेटेंट लेना है, तो उसके कार्यालय में, मैं पेटेंट कार्यालय में क्या करूँगा, उसको फिलअप या जमा करवाऊँगा। इसके बाद में देखो पेटेंट कार्यालय से संबंधित एक सक्षम अधिकारी आवेदन का क्या करता है, निरीक्षण करता है। मतलब जो पेटेंट कार्यालय में अपन ने क्या करवा दिया, आवेदन फॉर्म जमा करवा दिया। अब उसके लिए जो पेटेंट अधिकारी है, कोई भी अधिकारी या सक्षम अधिकारी इस आवेदन पत्र का क्या करेगा, निरीक्षण करेगा। और यदि आवेदन स्वीकार योग्य पाया जाता है तो सभी लोगों के लिए जानकारी के लिए प्रकाशित कर दिया जाता है कि इस जो ये वस्तु है, ये प्रोडक्ट है, इसका किसी को भी यूज़ नहीं करना है, ये प्रोसेस है, ये किसी को भी यूज़ नहीं करना है, तो ये प्रकाशित कर दिया जाता है। अगर वो स्वीकार्य होता है, अगर उसको स्वीकार कर लिया जाता है पेटेंट कार्यालय के द्वारा, तो लोगों को लिए जानकारी प्रकाशित कर दी जाती है। इसके बाद यदि कोई व्यक्ति इस आवेदन का क्या करना चाहता है, विरोध करना चाहता है, तो वह अपनी लिखित आपत्तियों को पेटेंट कार्यालय में जमा करता है। अब इसके बाद में देखो नेक्स्ट है, मतलब कोई व्यक्ति इस आवेदन का क्या करना चाहता है, इस पेटेंट वाले आवेदन का क्या करना चाहता है, विरोध करना चाहता है, तो वह लिखित आपत्तियों को पेटेंट कार्यालय में जमा करा सकता है। जैसे मान लो पेटेंट का मतलब होता है, जैसे मान लो मैंने किसी प्रोडक्ट पर क्या लिया, पेटेंट लिया, पेटेंट कार्यालय में मेरे को पेटेंट भी दे दिया गया। अब किसी अन्य व्यक्ति को आपत्ति है कि ये तो मेरा भी क्या है, प्रोडक्ट है, इसमें तो मैंने भी क्या किया था, इसका आविष्कार किया था, पहले मैंने किया था। तो इसमें क्या होता है साथियों, इसमें वो क्या कर सकता है, अपनी जो भी आपत्ति है उसको पेटेंट कार्यालय में क्या कर सकता है, अन्य व्यक्ति जमा करवा सकते हैं। इसके बाद में देखो पेटेंट कार्यालय का जो सक्षम अधिकारी है, इनके द्वारा जो भी आपत्ति होती है और
जो भी आवेदक होता है इसके द्वारा दिए गए उनके उत्तर का अध्ययन किया जाता है और इन पर विस्तृत विचार करने के बाद में या तो ये अधिकारी आपत्तियों को खारिज करके पेटेंट को जारी रख सकता है, मतलब जो आपत्ति लोगों ने दर्शाई थी, जो लोगों ने पेटेंट कार्यालय में जमा करवाई थी, या तो उनको क्या कर देगा, खारिज कर देगा, या इसके बाद में वह आपत्ति स्वीकार करके पेटेंट को अस्वीकृत कर देता है। अगर वो जो आपत्ति लोगों ने क्या कर रही थी, दर्ज करवाई थी, अगर वो आपत्ति क्या पाई जाती है, सच पाई जाती है, तो उसके लिए जो पेटेंट दिया गया था पहले, तो उसको क्या कर दिया जाता है, अस्वीकृत या रद्द कर दिया जाता है। यदि इस स्तर पर कोई पेटेंट आवेदन अस्वीकार किया जाता है तो उसमें वर्णित जो आविष्कार है इसकी कोई सुरक्षा नहीं की जा सकती, और क्योंकि उस आविष्कार का विवरण पहले ही क्या हो चुका है, प्रकाशित हो चुका होता है। इसके बाद में देखो नेक्स्ट स्टेप है, यदि प्रकाशन के बाद में किसी आवेदन पर कोई आपत्ति नहीं उठाई जाती है तो आवेदक को क्या दे दिया जाता है, पेटेंट दे दिया जाता है। ये बीच वाली प्रोसेस तो कब होती है, जब कोई पेटेंट पर कोई आपत्ति दर्शाता है तब ये बीच वाली प्रोसेस होती है, अन्यथा उसको स्वीकार करने के बाद में पेटेंट दे दिया जाता है। तो आराम से बढ़िया तरीके से अपनी लैंग्वेज में इनको स्टेप्स डायग्राम से भी आप समझा कर आ सकते हो कि सबसे पहले ये करते हैं, मतलब लेआउट बना देना, चार्ट बना देना, उससे आप समझा कर आना, लेआउट से बढ़िया स्टेप्स इसके कंप्लीट होती है। इसके बाद में चलते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट अपने एक्सप्लेन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, मतलब एक्सप्लेन कीजिए आईपीआर को कि आईपीआर क्या होते हैं। इसके बाद में है आईपीआर के जो राइट्स है, मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, इनको डिटेल से बताना है, एक्सप्लेन इनको करना है। सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन की, आईपीआर की डेफिनेशन क्या होती है। आईपीआर की डेफिनेशन देखेंगे सबसे पहले देखो कि आईपीआर का अर्थ क्या होता है। देखो साथियों, आईपीआर का अर्थ व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता, विचार या अवधारणा के आधार पर दिए गए अधिकार जो कि किसके लिए होते हैं, जो कि नए आविष्कार, खोज व नव प्रयोगों से हैं। मतलब आईपीआर का अर्थ क्या है, व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता, विचार, अवधारणा, इनके आधार पर कोई भी अपन क्या करते हैं, कोई भी अपन जैसे मान लो नए आविष्कार कर दिए, खोज कर दी है और इसके अलावा नव प्रयोग कर दिए, तो इनके लिए जो अधिकार दिए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, आईपीआर बोलते हैं। साथियों दोबारा से समझिए कि जो मनुष्य की बौद्धिक क्षमता है, अब उसके जो भी बौद्धिक क्षमता है, जो भी विचार है, जो भी अवधारणा है, इसके आधार पर वो कोई खोज करता है, वो कोई नव प्रयोग करता है, वो कोई आविष्कार करता है, तो इनके लिए क्या किया जाता है, उसको अधिकार प्राप्त किए जाते हैं, राइट्स उसको प्रदान किए जाते हैं। तो वो किस में आते हैं, आईपीआर में आते हैं। इसके बाद में देखो आगे की ओर, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को अपने मस्तिष्क की उपज, मतलब जो भी उसकी सोच है, सोच के आधार पर वो क्या करता है, मस्तिष्क या बुद्धि के अनुसार वो क्या करता है, आविष्कार करता है। तो उसके लिए जो संरक्षण प्रदान करने के लिए एकमात्र अधिकार ही क्या है, आईपीआर है। क्या है, आईपीआर है। मतलब जो क्या करता है, उसकी दिमाग की जो उपज है, उसके द्वारा जो भी आविष्कार करता है, जो भी खोज करता है, तो उसके लिए जो अधिकार दिए जाते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, आईपीआर कहते हैं। अब इसके बाद में देखो कि जो भी अधिकार होते हैं वो अधिकार नियमानुसार और उपयुक्त जो संस्थान होते हैं, इंस्टीट्यूट होते हैं, उनके द्वारा क्या दिए जाते हैं, आईपीआर दिए जाते हैं। वो नियम रेगुलेशन के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं। सबसे पहले देखो आईपीआर क्या है, एक निजी अधिकार है। आईपीआर क्या है, एक निजी अधिकार है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इसके बाद में देखो यह किसी देश या क्षेत्र की सीमा के भीतर दिया जाता है। मतलब जो आईपीआर होता है वो आईपीआर कैसे दिया जाता है, किसी देश की सीमा के भीतर दिया जाता है। किसमें, एक जैसे मैंने कहा था कि पेटेंट में भी क्या होता है, क्षेत्रीय सीमा वाला, मतलब एक देश की सीमा के अंदर ही क्या दिया जाता है, अपने आईपीआर अधिकार दिए जाते हैं। इसके बाद में देखो यह औद्योगिक और वैज्ञानिक और साहित्य और कला के क्षेत्र में मिलता है। कौन कौन से क्षेत्र में, इंडस्ट्री के में, और जैसे कोई वैज्ञानिक है उस क्षेत्र में, इसके अलावा साहित्य के क्षेत्र में और कला
कला के क्षेत्र में जैसे आर्टिस्ट होते हैं अलग अलग प्रकार के, उनको क्या मिलता है, ये आईपीआर का अधिकार मिलता है। इसमें देखो आईपीआर के उद्देश्य क्या है और महत्व क्या है, आईपीआर के उद्देश्य क्या है और महत्व क्या है। सबसे पहले देखो बौद्धिक संपदा है, इसके सृजनकर्ता की रुचि व उत्साह को बढ़ावा देना। मतलब जैसे मान लो बौद्धिक क्षमता है, किसी की भी बौद्धिक क्षमता है, अब उसको उसके आधार पर उसको खोज करने के लिए, अनुसंधान करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, उसके लिए क्या करना, उसको प्रोत्साहित करना या उसको बढ़ावा देना। क्योंकि अगर कोई मान लो कोई भी खोज करता है तो उसके लिए स्वयं को क्या मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, तो इससे क्या मिल रहा है, आईपीआर से उसको बेनिफिट मिल रहा है, तो बढ़ावा मिल रहा है। इसके बाद में देखो सृजनकर्ता को नैतिक व आर्थिक लाभ पहुंचाना, इसका क्या है, उद्देश्य है। नई तकनीकी को बढ़ावा देना और आविष्कारशील क्रियाओं को प्रोत्साहन देना, इसका क्या है, उद्देश्य है। फिर है जनता को नई तकनीकों से होने वाले लाभ के बारे में बताना। इसके बाद में है देश और विदेशों में सामाजिक और आर्थिक विकास को क्या करना, बढ़ावा देना। इसके बाद में है बौद्धिक संपदा को क्या करना, संरक्षण प्रदान करना। मतलब किसी भी व्यक्ति की कोई क्या है, बौद्धिक संपदा है, उसको क्या करना, संरक्षण प्रदान करना। अब इसके बाद में आता है कि टाइप्स ऑफ आईपीआर, मतलब जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, मतलब अलग अलग प्रकार के क्या पाए जाते हैं, राइट्स पाए जाते हैं। तो उन राइट्स के लिए अलग अलग क्या होते हैं, अलग अलग अधिकार होते हैं, उनको अपन चर्चा करेंगे अब। अब देखो सबसे पहले टाइप्स ऑफ आईपीआर, मतलब आईपीआर के कौन कौन से टाइप्स हैं। सबसे पहला है कि आईपीआर के टाइप्स, सबसे पहला है कॉपीराइट, पेटेंट, फिर ट्रेडमार्क। इसके बाद में आता है इंडस्ट्रियल डिजाइन, जियोग्राफिक इंडिकेटर और एक होता है ट्रेड सीक्रेट। इन दोनों की तो डेफिनेशन भी अपन देख चुके हैं, इसके बारे में भी थोड़ा पढ़ चुके हैं। तो 6 के 6 पहले नाम याद कर लेना, कौन सा है, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क और इंडस्ट्रियल डिजाइन, और इसके अलावा जियोग्राफिकल इंडिकेटर, और इसके अलावा है ट्रेड सीक्रेट। ये तो आपने नाम भी सुना होगा कि एक तो कॉपीराइट का सुना होगा, एक सुना होगा जियोग्राफिक इंडिकेटर, जीआई टैग। जीआई टैग का नाम सुना है क्या आपने? वो जीआई टैग यही होता है कॉपीराइट। आपने सुना होगा कि इस गाने पर क्या आ गया, कॉपीराइट आ गया, तो वो कॉपीराइट भी वही होता है। देखो अब कितने प्रकार के टाइप्स है, 6 प्रकार के हैं। कौन कौन से? सबसे पहला आ जाएगा कॉपीराइट, फिर पेटेंट, और फिर ट्रेडमार्क, फिर इंडस्ट्रियल डिजाइन, और फिर जियोग्राफिक इंडिकेटर, और इसके बाद में ट्रेड सीक्रेट। तो साथियों अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैंने कहा था कि डिस्क्रिप्शन में किसकी लिंक है, ऐप की लिंक है, वहां पर आपको क्या मिल जाएगी, वहां पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा एक और आपको पीडीएफ मिलेगी 20 पेज के लगभग, जिसमें इनके बारे में दिया गया है कि कॉपीराइट किसके लिए दिया जाता है, पेटेंट किसके लिए, ट्रेडमार्क किसके लिए, ये सारी चीजें दी गई है। तो ये वहां से थोड़ी सी डिटेल से आप और देख लेना इसको, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसके बाद में देखो एक्सप्लेन द ओरिजिन एंड हिस्ट्री एंड फंक्शन ऑफ यूपीओवी फॉर प्लांट प्रोटेक्शन। मतलब क्या है साथियों, अपने को यूपीओवी का क्या बताना है, डिटेल बतानी है, किसके लिए, प्लांट प्रोटेक्शन के लिए। अब यूपीओवी होता क्या है, सबसे पहले फुल फॉर्म वगैरह अपन देखते हैं। देखो यूपीओवी क्या है, फुल फॉर्म देखो, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वेराइटीज एंड प्लांट्स। मतलब नए प्लांटों का और नई वेराइटीज का क्या करता है, संरक्षण प्रदान करता है। कौन? यूपीओवी। और ये जो यूपीओवी है ये क्या है, एक इंटरनेशनल है, क्या है, इंटरनेशनल यूनियन है। और सबसे पहले इसका ओरिजिन कहाँ हुआ, सबसे पहले इसका ओरिजिन कहाँ हुआ, 1961 में पेरिस में, 1961 में पेरिस में, और बाय इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ न्यू प्लांट एंड
वेराइटीज। मतलब देखो साथियों, एक सम्मेलन था किसके लिए, न्यू वेराइटीज और प्लांट्स को प्रोटेक्शन प्रदान करने के लिए। तो इसके द्वारा इसको क्या किया गया, यूपीओवी की शुरुआत की गई 1961 में पेरिस में। अब इसके बाद में है हिस्ट्री। देखो द कन्वेंशन वाज एडॉप्टेड इन पेरिस, मतलब जो सम्मेलन था इसमें इसको एडॉप्ट कहाँ किया गया, पेरिस में 1961 में। और रिवाइज्ड, इसको रिवाइज्ड कब कब किया गया, इसको रिवाइज्ड किया गया 1972 में, 1978 में और 1991 में इसको क्या किया गया, रिवाइज्ड किया गया। और इसके बाद में हेडक्वार्टर ऑफ यूपीओवी, इस यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर स्थित है, इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अब इसके बाद में है फंक्शन ऑफ जो यूपीओवी, मतलब इसके फंक्शन क्या है। पहले तो नाम से ही आपको इसके फंक्शन पता चल रहे हैं। देखो क्या है, सबसे पहले यह अंतर्राष्ट्रीय सामंजस्य और सहयोग को क्या करता है, बढ़ाता है। मतलब आपने देखा ये इंटरनेशनल क्या है, यूनियन है, जिसमें अनेक देश आपस में क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। और तो ये क्या करता है, अंतर्राष्ट्रीय सामंजस्य क्या करता है, बढ़ाता है। इसके बाद में देखो यह प्रजनकों को, जो ब्रीडर्स होते हैं उनके लिए एक मंच के रूप में क्या करता है, कार्य करता है। मतलब ये ब्रीडर्स के लिए क्या करता है, एक मंच के रूप में क्या करता है, कार्य करता है। और सदस्य देशों को कानूनी व प्रशासनिक तकनीकी क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। मतलब जो भी यूपीओवी जो यूनियन है, इसके संगठक जो देश है उनको क्या करता है, उनको कानूनी प्रशासनिक और तकनीक क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द सैलेंट फीचर्स एंड एग्जम्पशन और ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। मतलब अपने को पढ़ना है वही जैविक विविधता के बारे में, जैविक विविधता के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले इसकी विशेषताएं, फिर अपने को पढ़ना है एग्जम्पशन और किसके, वो भी इंडियन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। मतलब जो जैव विविधता एक्ट है 2002, इसकी सैलेंट फीचर पढ़ना है, इसके एग्जम्पशन पढ़ना है। तो इनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। देखो सबसे पहले अपन देखेंगे कि जो जैविक विविधता अधिनियम 2002 में आया, इसकी क्या प्रमुख विशेषताएं, इसकी प्रमुख विशेषताएं देखते हैं। साथियों जैव विविधता, अगर जैव विविधता के लिए कोई भी एक्ट मान लो, कोई भी मान लो उसके लिए अधिकार मान लो, तो साथियों ये क्या है, जैव विविधता मतलब जो भी विभिन्नता है, जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी है, उसको संरक्षण प्रदान करने का इनका क्या है, मुख्य उद्देश्य है। सबसे पहले देखो जो जैविक विविधता अधिनियम है 2002, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है, देश में जैविक संसाधनों का क्या करना, जैविक संसाधनों का विनियमन करना, क्या करना, जैविक संसाधनों का क्या करना, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का क्या करना, विनियमन करना। इसके बाद में है खतरे में पड़ी जो प्रजातियां होती है इनको क्या करे, सूचित करे और उनके लिए जो संग्रहण है और इसके अलावा संरक्षण को नियंत्रित या उनको क्या करे, उनको प्रतिबंधित करे। क्या करे साथियों, उनको प्रतिबंधित करे। इसके बाद में नेक्स्ट इसका उद्देश्य क्या है, नेक्स्ट इसकी विशेषताएं क्या है, जैव विविधता अधिनियम जो 2002 है, कौन सा है 2002, जैव विविधता के संबंध में स्थानीय समुदायों की ज्ञान की भी क्या करता है, रक्षा करता है। मतलब जो स्थानीय समुदाय है वहां पर जो भी ट्रेडिशनल नॉलेज है उसकी क्या करता है, रक्षा करता है, जैविक विविधता अधिनियम 2002। इसके बाद में देखो जैविक विविधता में स्थिरता और जो संरक्षण जो कानून द्वारा उल्लिखित जो अपराध होते हैं और जो गैर जमानती जो होते हैं संज्ञेय के रूप में क्या करता है, परिभाषित किया गया। मतलब इनको जैव विविधता में जो स्थिरता और जो संरक्षण कानून है इसके द्वारा जो उल्लेखित जो भी क्या है अपराध है, इनको गैर जमानती और संज्ञेय के रूप में परिभाषित किया गया। इसके बाद में देखो इसकी क्या है, नेक्स्ट है कि राष्ट्र में जो भी जैविक संसाधन है इनका क्या करना, संबंधित अध्ययन करना। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, सैलेंट फीचर ऑफ जो बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी थी एक्ट कौन सा था 2002, इसके सैलेंट फीचर आ गए। इसके बाद में देखो आगे की ओर है कि जो जैविक विविधता अधिनियम है 2002, इसमें देखो इसकी क्या छूट है,
देखो एग्जेम्पशन क्या है इसका, देखो यह अधिनियम भारत के उन जैविक संसाधनों को बाहर करता है जो कि वस्तुओं के रूप में बेचे जाते हैं। सही, उन जैविक संसाधनों को क्या करता है, बाहर करता है, जो कि वस्तुओं के रूप में क्या करता है, बेचते हैं। तो इनको क्या किया जाता है, बाहर किया जाता है। पहली इसकी छूट हो गई। दूसरा है कि जैव विविधता अधिनियम जो 2002 है, भारत में जैविक संसाधनों के जो पारंपरिक उपयोग है इनको भी क्या करता है, बाहर करता है, जब उनका केंद्र भारत सरकार की मंजूरी के साथ भारत या विदेशी अन्य संस्थानों में अनुसंधान उद्देश्यों के लिए किया जाता है। इसके बारे में देखो, अन्य छूट नस्लों और कृषकों और मधुमक्खी पालकों और इसके अलावा पशुधन पालकों और पारंपरिक जो चिकित्सक होते हैं इनको क्या किया जाता है, वैद्य वगैरह, हकीम वगैरह, इन पर है। मतलब और छूट किस किस पर है, नस्लों पर है और इसके अलावा कृषकों पर है, मधुमक्खी पालकों और पशुधन पालकों। तो ये अपना कौन सा था, जो जैविक विविधता कौन सा था, 2002 एक्ट था, उसके बारे में अपन ने चर्चा की। अब इसके बाद में है WIPO। क्या है, WIPO। देखो इसकी फुल फॉर्म देखो, सबसे पहले वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। क्या था, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। देखो इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर स्थित है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसके अलावा इसकी WIPO की स्थापना कब हुई, 1967 में। कब की गई, 1967 में इसकी स्थापना की गई। इसके साथ ही संगठन में जो सदस्य हैं इनकी संख्या कितनी है, WIPO जो संगठन है इसमें कितने देश शामिल है, इसके संगठन में कितने देश शामिल है, 191। कितने हैं, 191। सबसे पहले फुल फॉर्म वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि IPR अधिकारों के लिए क्या है, एक प्रकार का संगठन बना हुआ है। मुख्यालय कहाँ पर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके अलावा स्थापना कब हुई, 1967 में हुई। और संगठन में जो कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है, 191 है। इसके अलावा जो वर्तमान समय में जो WIPO द्वारा 26 अंतर्राष्ट्रीय संधियों का क्या किया जा रहा है, प्रबंधन किया जा रहा है। किसके द्वारा, WIPO के द्वारा। इसके द्वारा IPR के संरक्षण का क्या किया जाता है, कार्य किया जाता है। इसके बाद में है GATT। क्या है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड ट्रैफिक्स एंड ट्रेड। मतलब ये क्या है, एक प्रकार का एग्रीमेंट है। GATT क्या है, एक प्रकार का एग्रीमेंट है। मतलब किस पर है, ये टैरिफ एंड ट्रेड पर क्या है, एक प्रकार का एग्रीमेंट है। सबसे पहले देखो GATT, मतलब इसकी फुल फॉर्म देख ली। इसका स्थानांतरण किस में कर दिया गया, WTO का क्या कर दिया गया, विस्थापित कर दिया गया। अब देखो प्रतिस्थापित रूप है और मतलब WTO का क्या है, ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, एक विस्थापित या प्रतिस्थापित रूप है। स्थापना 30 अक्टूबर 1947 को। मुख्यालय कहाँ पर था, ये जिनेवा में था। यह एक प्रकार का क्या है, GATT क्या है, एक प्रकार का समझौता है। उद्देश्य क्या है, व्यापार प्रतिबंधों को हटाना और संसाधनों का सफलतापूर्वक उपयोग करना और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर लगने वाले जो टैक्स है इसको क्या करना, रिड्यूस करना या कम करना। इसके क्या है, मुख्य उद्देश्य हैं। फिर इसके बाद में है ITPGRFA। इसकी फुल फॉर्म देखो, सबसे पहले इंटरनेशनल क्या है, इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। इसकी फुल फॉर्म है। इसकी जो शुरुआत है इसको कहाँ पर अपनाया गया, सबसे पहले 3 नवंबर 2001 को FAO फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा क्या किया गया, इसको अपनाया गया। इसके बाद में देखो लागू कब हुआ, ये 19 जून 2004 को। और सदस्य देश कितने थे इसमें, ITPGRFA में 149। और इसके साथ ही है कि जो संरक्षण के माध्यम से जो खाद्य सुरक्षा है इसकी गारंटी को क्या करना, सुरक्षित करना, इसका क्या है, मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा है किसान के जो अधिकार है उसको क्या करना, स्वीकृति देना, इसका क्या है, मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा है खाद्य और कृषि के लिए जो पादप आनुवांशिक जो संसाधन है, पादप आनुवांशिक संसाधन है उनका आदान प्रदान करना और सतत उपयोग करना, इसका क्या है, मुख्य उद्देश्य है। इसके बाद में देखो WTO क्या है, WTO की फुल फॉर्म क्या होती है, वर्ल्ड
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या होती है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले देखो कि ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ये एक प्रकार का क्या है? संगठन है। क्या है साथियों? एक प्रकार का संगठन है। इस संगठन में यहाँ वस्तुओं तथा सेवाओं तथा बौद्धिक संपदाओं के आविष्कार तथा उनके जो व्यापार है इससे क्या है? संबंधित है। मतलब उनका जो व्यापार होता है उससे क्या है? संबंधित है। जो भी वस्तुएं हैं, जो भी उनका आविष्कार हुआ है उससे संबंधित है। यह एक अंतर सरकारी संगठन है। क्या है? सरकारी संगठन है जो कि अंतर्राष्ट्रीय है और देशों के मध्य व्यापार और नियमों को क्या करता है? विनियमित करता है। मतलब विभिन्न प्रकार के देश हैं, उनमें क्या होता है? व्यापार होता है। व्यापारों को क्या करता है? ये नियमित करता है, विनियमित करता है। अब इसके बाद में देखो अपने आता है नेक्स्ट 2021-22 का पेपर। इसमें अपने हैं 2021-22 में सबसे पहले इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। क्या किसकी डेफिनेशन पूछा गया है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। यह एक प्रकार की क्या है? एक प्रकार की प्रॉपर्टी होती है जो कि मस्तिष्क की जो उपज होती है। पहले भी मैं डेफिनेशन की चर्चा कर चुका हूं कि मस्तिष्क की जो उपज होती है, जैसे मान लो मस्तिष्क की उपज से कोई भी आविष्कार कर रहे हैं, कोई भी नई खोज कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या मिलता है? उसके लिए एक अधिकार मिलता है जिसे क्या कहते हैं? IPR या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कहते हैं। इसके बाद में देखो एसेंशियल डेरिव्ड वैरायटी। एसेंशियल डेरिव्ड वैरायटी क्या होती है साथियों? देखो एसेंशियल डेरिव्ड वैरायटी होती है कि अनिवार्य, इसको बोलते हैं अनिवार्य प्राप्त वैरायटी बोलते हैं इसको हिंदी में। देखो यह मुख्य रूप से प्रारंभिक किस्म से किससे प्राप्त होती है? यह मुख्य रूप से प्रारंभिक किस्म से क्या होती है? प्राप्त की जाती है, जिसमें जीनोटाइप से उत्पन्न होने वाली जो भी विभिन्नता है वो अभिव्यक्ति या प्रारंभिक किस्म के जो जीनोटाइप होता है इसका क्या होता है? समायोजन होता है। तो ये अपनी कौन सी है? एसेंशियल डेरिव्ड वैरायटी। अब इसके बाद में रिलेटेड राइट्स। नेक्स्ट डेफिनेशन है अपने रिलेटेड राइट्स की। देखो कॉपीराइट से संबंधित वे अधिकार है, कॉपीराइट से संबंधित वे अधिकार है जिनकी सुरक्षा का अपना एक क्या होता है? विशेष विषय होता है। और वो क्या होती है? मेनली कॉपीराइट कार्यों से क्या होती है? संबंधित होती है। क्या होती है? वो ओनली कॉपीराइट के जो कार्य हैं उनसे संबंधित होती है और कॉपीराइट के से रिलेटेड जो भी अधिकार है उनकी क्या करता है? सुरक्षा करता है। तो इसे क्या कहते हैं? रिलेटेड राइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रिलेटेड राइट्स कहते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट डेफिनेशन है अपने ब्रीडर राइट। क्या होता है? ब्रीडर राइट। अब ब्रीडर राइट मान लो कोई भी खोज कर रहा है, कोई भी किस्म का विकास कर रहा है, तो उसके लिए ब्रीडर को, उस प्रजनक को क्या मिलती है? उसको एक अधिकार मिलता है। तो उसी को क्या कहते हैं? ब्रीडर राइट कहते हैं। देखो ब्रीडर के अधिकार उन व्यक्तियों के बौद्धिक संपदा अधिकारों को क्या करता है? संदर्भित करता है जो कि पौधों की नई किस्मों का प्रजनन और इसके अलावा खोज और विकास करते हैं। इसके बाद में देखो यह विविधता के साथ साथ उसकी पैकेजिंग पर भी क्या होता है? लागू होता है ब्रीडर राइट। अब इसके बाद में देखो नेक्स्ट है प्लेगियरिज्म। क्या है प्लेगियरिज्म? देखो यह एक प्रकार का क्या है? लैटिन शब्द है। क्या है? लैटिन शब्द है। और कौन से शब्द से बना हुआ है? प्लेगियरियस। किस शब्द से बना है? प्लेगियरियस शब्द से बना है। और जिसका अर्थ क्या होता है? अपहरण। क्या होता है? अपहरण होता है। और जब कोई स्रोत का श्रेय बिना दिए ही किसी अन्य लेखक या कलाकार के रूप में काम उपयोग करता है तो यह क्या है? साहित्यिक चोरी। क्या है? साहित्यिक चोरी। प्लेगियरिज्म को क्या बोलते हैं? साहित्यिक चोरी भी बोलते हैं। देखो साथियों, जैसे मान लो कोई भी सॉन्ग है, कोई भी सॉन्ग है, अगर उसका बिना किसी अनुमति के या बिना किसी इन्फॉर्मेशन उसको दिए उसको क्या कर लेता है? यूज़ कर लेता है, उसको यूज़ कर लेता है, तो ये क्या है? प्लेगियरिज्म है। मतलब साहित्यिक चोरी। अगले को बिना श्रेय दिए, उसको श्रेय भी नहीं दे रहे, उसकी चोरी भी कर रहे हैं, तो ये क्या है साथियों? ये होता है प्लेगियरिज्म या साहित्यिक चोरी। अब इसके बाद में अंतर है किसके बीच में? ट्रेड सीक्रेट और कॉपीराइट के अंतर।
किसके अंतर है, ट्रेड सीक्रेट में और कॉपीराइट में क्या है, अंतर है। देखो ट्रेड सीक्रेट क्या होता है, ये मैंने बताया था इनके बारे में, दोनों के बारे में, कि ये तो कोई भी जानकारी जिसमें कोई भी सूत्र है, कोई भी पैटर्न है, कोई भी कार्यक्रम है, कोई भी उपकरण है, उसकी विधि के या प्रक्रिया के लिए क्या दिया जाता है, ट्रेड सीक्रेट दिया जाता है। एक प्रकार का आईपीआर का अधिकार है, जो कि कोई प्रोसेस होती है, जैसे कोई फॉर्मूला होता है, उसके लिए ट्रेड सीक्रेट दिया जाता है। कॉपीराइट कोई भी साहित्यिक वस्तु है, जैसे कोई कलाकृति हुई, कोई कविता हुई, कोई फिल्म हुई, कोई किताब हुआ, कोई संगीत हुआ, कोई फोटोग्राफी हुई, तो उनके लिए क्या दिया जाता है, कॉपीराइट। क्या दिया जाता है, कॉपीराइट। के किसी भी संगीत पर, कोई सॉन्ग पर दे दिया, किसी फिल्म पर कॉपीराइट दे दिया, किसी कविता पर दे दिया, किसी कलाकृति पर दे दिया, किसी बुक पर दे दिया, तो वो तो क्या होता है, कॉपीराइट। अब इसके बाद में देखो, इसमें देखो एक व्यवसाय को प्रतिस्पर्धा और प्रतिस्पर्धात्मक और लाभ प्रदान करता है। मतलब ये क्या करता है, कोई भी बिजनेस है, बिजनेस को क्या करता है, कंपटीशन के लिए क्या करता है, लाभ प्रदान करता है। जैसे मान लो किसी का कोई फॉर्मूला है, तो उसको कोई यूज नहीं करेगा, तो सभी क्या करेंगे, ऐसे ऐसे फॉर्मूलाज क्या करेंगे, तैयार करेंगे। मतलब उसमें क्या होता है, कंपटीशन होता है। किसी भी समय इसके लिए क्या कर सकता है, आवेदन कर सकता है। इसकी गोपनीयता बनाए रखने के लिए उचित प्रयासों का क्या है, एक विषय है। इसके बाद में देखो कोई शुल्क आवश्यक नहीं है, इसमें पंजीकरण के लिए कोई शुल्क आवश्यक नहीं होता है कॉपीराइट में। अब इसके बाद में देखो यूपीओवी 1978 का एक्ट और एक है यूपीओवी 1991 का एक्ट। 2 एक्ट है साथियों, इसमें कितने हैं, 2 एक्ट है। और जो कि अपन ने पहले चर्चा ही कर ली थी, यूपीओवी क्या होता है। अब इसके बाद में देखो इन दोनों में अंतर। सबसे पहले देखो लागू होने पर कम से कम 5 या 3 साल के भीतर या 10 से 6 भीतर के वर्ष या 18 से 8 या साल के अंदर जो वानस्पतिक वंश और जो प्रजातियां हैं वो क्या है, सुरक्षित है। मतलब इसमें अलग अलग कैटेगरीज होती है। सबसे पहले 10 6 वर्ष, 18 8 वर्ष और इनके अंदर क्या किया जाता है, या 5 3 वर्ष, इनके लिए क्या किया जाता है, इसको लागू किया जाता है। कौन से एक्ट में था ये, यूपीओवी 1978 वाले में। और इसके लिए जो वानस्पतिक वंश जो प्रजातियां हैं वो क्या रहती है, सुरक्षित या प्रोटेक्टिव रहती है। इसमें बाध्य होने पर कम से कम 15-10 वर्षों तक क्या किया जाता है, सभी वंश और प्रजातियों को क्या किया जाता है, प्रोटेक्टिव किया जाता है। इसमें पौधों की किस्मों को क्या किया जाता है, 1978 में जो एक्ट है इसके अंतर्गत जो पौधों की किस्में हैं ओनली उनको क्या किया जाता है, प्रोटेक्टिव किया जाता है। और इसमें पौधों की किस्मों और इसके साथ ही सीधे काटी गई जो सामग्री होती है और जो उत्पाद होता है और उसकी जो प्रोसेस होती है, उन सभी के लिए, मतलब एक तो उपज हो जाएगी, उपज के बाद में उससे रिलेटेड जो भी हार्वेस्टेड जो क्रॉप है उसके लिए, मान लो उसकी प्रोसेस के लिए, सारों के लिए क्या दिया जाता है, इसके लिए अधिकार दिया जाता है। कौन से में, 1991 में। इसमें अपवाद क्या है, गैर व्यावसायिक, क्या है, गैर व्यावसायिक और निजी तौर पर और गैर व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए क्या है, किए गए कार्य किसके अंतर्गत आते हैं, यूपीओवी 1991 में। और इसमें गैर जो व्यावसायिक है उद्देश्यों के लिए किए गए कार्य आते हैं। अब देखो नेक्स्ट अपना आता है देखो नेक्स्ट अपना आता है इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। मतलब ITPGRFA के बारे में अपने को डिटेल से देखना है। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म दोबारा से देख लो, इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। देखो भोजन, और हिंदी में देखें तो भोजन और कृषि के लिए पादप आनुवंशिकी संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि। सबसे पहले देखो ITPGRFA है, इसके माध्यम से विश्व के जो खाद्य उत्पादन है इसको सुरक्षित करने के लिए क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका है। मतलब जो विश्व में जो खाद्य उत्पादन होता है इसको प्रोटेक्टिव करने के लिए क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका है किसकी, ITPGRFA की।
अब इसके बाद में देखो इसके महत्वपूर्ण भूमिका किस प्रकार से है। दुनिया भर में कम फसलें अधिक लोगों का पेट भर रही है, मतलब यह अच्छा नहीं है, मतलब कम फसलें हैं और वो अधिक लोगों का, मतलब सही प्रकार से फूड अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। तो पहला तो ये हो गया। इसके बाद में दूसरा देखो, आनुवंशिक चरण और आनुवंशिक विविधता में कमी एक बहुत बड़ी क्या है समस्या, मतलब ये किस किस पर कार्य करता है वो देखते हैं। देखो एक आजकल क्या हो रही है, जैव विविधता, मैंने कहा था जैव विविधता क्या हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है, एक बहुत बड़ा क्या है नुकसान है। इसके बाद में देखो कम कृषि जैव विविधता कृषि कीटों और कृषि बीमारियों और इसके अलावा जलवायु परिवर्तन के प्रति क्या है अधिक संवेदनशील बनाती है। मतलब जो जैव विविधता कम हो तो वो कीटों के प्रति, बीमारियों के प्रति, जलवायु के प्रति क्या बनाती है, सहनशील बनाती है। इसके बाद में देखो इसके उद्देश्य क्या है, मतलब जो IIT-PGRF हैं इसके उद्देश्य क्या है। सबसे पहले देखो भोजन और कृषि के लिए आनुवंशिक जो संसाधन है उनका संरक्षण और टिकाऊ उपयोग करना, और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के लिए, वैश्विक समझौतों के लिए और वैश्विक समाधान के लिए और विश्वव्यापी सदस्य, मतलब 145 देशों के बीच में क्या करता है, यह संधि भी करता है। इसके बाद में है द्विवार्षिक संधि के प्रमुख रणनीतिक मुद्दे। देखो ये क्या होती है, संधि प्रावधानों व परिचालन प्रजातियों के समग्र जो कार्यान्वयन है इसको क्या करता है, मजबूत करता है, और वैश्विक सूचना जो प्रणाली है इस पर द्विवार्षिक जो संधि थी इसके क्या थे, ये प्रमुख मुद्दे थे। इसके बाद में है GDP में योगदान और SDG में योगदान, और इसके अलावा सतत उपयोग और किसानों के अधिकार, ये इसके क्या थे, द्विवार्षिक जो संधि थी इसके मुख्य मुद्दे थे। इसके बाद में है पांचवे का सेकंड, क्या है पांचवे का सेकंड, इसमें है सौजातीय अधिकार। क्या है, सौजातीय अधिकार। की सौजातीय अधिकार क्या होते हैं, देखो किसी भी डेटाबेस को निष्कर्षण या पुनः उपयोग पर क्या लगाता है, यह रोक लगाता है। मतलब कोई भी डेटाबेस है इसको निष्कर्षण या पुनः उपयोग पर क्या लगाता है, रोक लगाता है, जिसमें डेटा सामग्री प्राप्त करने और सत्यापित करने में, प्रस्तुत करने में पर्याप्त निवेश किया गया है। देखो साथियों, सौजातीय अधिकार के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। इसमें सबसे पहले इसके बारे में देखा। अब देखो ये क्या है, एक प्रकार का लैटिन शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, एक विशेष प्रकार। सौजातीय का मतलब क्या होता है, एक विशेष प्रकार बौद्धिक संपदा अधिकार है या प्रवचन है। इसमें क्या है, IPR में एक शब्द ज्ञात जो ढांचा है इससे बाहर जो सुरक्षा के क्या है एक विशेष रूप को क्या करता है, संदर्भित करता है। उसको सुरक्षा को क्या करता है, संदर्भित करता है। इसे विशेष रूप से एक निश्चित आवश्यकता को पूरा करने के लिए तैयार की गई जो व्यवस्था है इसके रूप में क्या किया जा सकता है, इसको देखा जा सकता है। इसके बाद में देखो नेक्स्ट अपने हैं जो सौजातीय के जो अधिकार है इसके 7 मुख्य रूपों पर क्या होती है, जिम्मेदारी होती है किसकी, सौजातीय अधिकार की। पहला होता है
पहला होता है डेटाबेस अधिकार। कौन सा होता है? डेटाबेस अधिकार। दूसरा होता है किसानों का अधिकार, फिर नैतिक अधिकार, फिर मास्क वर्क, फिर इसके बाद में है प्लांट ब्रीडर्स के अधिकार, फिर पूरक संरक्षण प्रमाण पत्र, और इसके बाद में है स्वदेशी बौद्धिक संपदा। यह अधिकार गैर रचनात्मक डेटाबेस पर बनाए जाने की तारीख से 15 वर्ष तक रहता है। मतलब ये जो सौजातीय अधिकार होता है ये क्या होता है? एक तो गैर रचनात्मक जो डेटाबेस है इसको बनाए जाने की जो तारीख है इससे 15 वर्षों तक ये क्या रहता है? सौजातीय अधिकार रहता है। और इस निर्देश के तहत किया गया एक जो सामान्य अधिकार है वो यूरोपीय संघ के बाहर स्थित जो कंपनियां हैं इनके द्वारा बनाए गए डेटाबेस पर क्या नहीं होता है? लागू नहीं होता है। ये कौन से पे? जो यूरोपीय संघ के जो बाहर स्थित जो कंपनियां हैं इनके द्वारा बनाए गए जो डेटाबेस है उन पर ये क्या नहीं होता है? लागू नहीं होता है। अब इसके बाद में चलते हैं आगे की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन इन डिटेल फार्मर्स राइट्स एंड ब्रीडर एग्जेप्शन फार्मर राइट। मतलब इसका मतलब है कि सबसे पहले एक्सप्लेन इन फार्मर्स राइट, मतलब फार्मर्स राइट के बारे में अपन पहले पढ़ चुके हैं। इसके बाद में है ब्रीडर एग्जेप्शन फार्मर राइट, मतलब इसके बारे में अपने को देखना है। फार्मर्स राइट्स अपन देख लिए। ब्रीडर एग्जेप्शन, देखो ऐसी व्यवस्थाओं के तहत जो प्रजनक है ये नई किस्म बनाने के लिए संरक्षित क्या करता है? उपयोग कर सकता है। संरक्षित किस्मों का क्या कर सकता है? यूज कर सकता है। मतलब साथियों इसका मतलब है ब्रीडर एग्जेप्शन का मतलब है कि ऐसी व्यवस्थाएं होती है, मतलब इसमें ऐसी एक छूट होती है जिसमें क्या कर सकता है? अगर प्रजनक को कोई नई किस्म तैयार करनी है तो उसके लिए उस संरक्षित किस्म या कोई प्रोटेक्टिव किस्म है उसका क्या कर सकता है? यूज कर सकता है। इसका मतलब समझो कि मान लो कोई भी क्या है, कोई एक प्रोटेक्टिव या संरक्षित क्या है? किस्म है, वेराइटी है। अब उसका यूज किसके लिए कर सकता है? नई किस्म तैयार करने के लिए एक कोई ब्रीडर इसका यूज कर सकता है। तो ये ब्रीडर एग्जेप्शन होती है। किसानों का विशेषाधिकार होता है जो कि किसानों के बदलती जलवायु और स्थानीय जो विशिष्ट परिस्थितियां होती है उनमें संरक्षित किस्मों को बेहतर ढंग से अपनाने के साथ ही अपने स्वयं के बीज पैदा करने तथा आर्थिक लाभों का आनंद लेने की क्या देता है? अनुमति देता है। क्या? ब्रीडर एग्जेप्शन। मतलब एक प्रकार की उनके पास क्या होती है? छूट होती है। कोई भी प्रोटेक्टिव किस्म है उसका नई किस्म तैयार करने के लिए क्या कर सकता है? यूज कर सकता है। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट अपने हैं एक्सप्लेन डिटेल इन द पोजीशन ऑफ इंडिया WTO। मतलब अपने को पोजीशन देखनी है, स्थिति देखनी है भारत की किसमें? अपने WTO में। एक्सप्लेन डिटेल्स इन द पोजीशन ऑफ इंडिया इन WTO। WTO में क्या इसकी अपने भारत देश की स्थिति है? सबसे पहले देखो जनवरी 1995 तक, भारत में जनवरी 1995 तक। साथियों मैं बता देता हूँ एक और PDF आपको, इसके साथ ही एक और PDF आपको मिल जाएगी, उसमें लगभग आपके सारी डिटेल उसमें अवेलेबल है उससे PDF में। इस PDF को और उस PDF को पढ़ लेना, इसके बाहर शायद कुछ भी नहीं जाएगा। देखो साथियों भारत में जनवरी 1995 से WTO का क्या रहा है? देश रहा है। मतलब जो भारत है वो जनवरी 1995 से ही WTO से क्या है? कनेक्टेड है। इसके बाद में देखो जुलाई 1948 में, जुलाई 1948 से जो WTO है इसका टैरिफ और जो व्यापार है इस पर पूर्ववर्ती सामान्य समझौते का क्या रहा है? सदस्य। मतलब जुलाई 1948 से भी ये क्या रहा है? WTO का जो टैरिफ और जो ट्रेड वाला जो पूर्ववर्ती जो सामान्य समझौता था इसका भी क्या रहा है? ये सदस्य रहा है। इसके बाद में देखो 2001 में WTO का सम्मेलन में जो भारत विकासशील गुट और सबसे मुखर जो समर्थक है इसके रूप में क्या हुआ? उभरा। इसके बाद में देखो नेक्स्ट है भारत विकासशील देशों को खाद्य सुरक्षा और उद्देश्यों के लिए सार्वजनिक खाद्य भंडारण में शामिल होने वाले जो सक्षम हैं इसके लिए सक्षम बनाने के लिए WTO जो सब्सिडी प्रयास है इनका क्या कर रहा है? नेतृत्व कर रहा है। भारत क्या कर रहा है? नेतृत्व कर रहा है। किस चीज का? WTO जो सब्सिडी है, सब्सिडी के प्रयासों के लिए क्या कर रहा है? नेतृत्व कर रहा है। किसके लिए? जो सार्वजनिक खाद्य और भंडारण में शामिल होने वाले जो भी है उनको सक्षम बनाने के लिए WTO में जो प्रयास है उनका क्या कर रहा है? भारत नेतृत्व कर रहा है। इसके बाद में देखो आगे की ओर
नेक्स्ट है WTO में सबसे तेजी से बढ़ते देश के रूप में भारत क्या है, शीर्ष पर है। भारत क्या है, शीर्ष पर है। इसके बाद में देखो आगे की ओर, एक्सप्लेन इन डिटेल पेटेंट कॉपरेशन ट्रीटी, मतलब क्या है, अपने को पेटेंट कॉपरेशन ट्रीटी के बारे में बताना है। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, PCT भी बोलते हैं, पेटेंट कॉपरेशन ट्रीटी। अब देखो पेटेंट कॉपरेशन ट्रीटी के बारे में देखो पहले देखो पेटेंट राइट के लिए, पेटेंट राइट के लिए आवेदन करने और उसका निस्तारण करने में अधिक समय लगता है। क्या लगता है, अधिक समय लगता है। पेटेंट के लिए जब भी अपन आवेदन करते हैं और उसकी जो प्रोसेस होती है उसमें क्या लगता है, अधिक समय लगता है। और इसके अलावा क्या लगता है, उसमें अधिक व्यय की क्या होती है, आवश्यकता होती है। इसलिए सन 1970 में संसार में अनेक देशों ने मिलकर PCT को स्वीकार किया और जिससे 1978 में कार्य करना आरंभ किया। प्रारंभ में PCT 18 देश सदस्य थे, मतलब PCT के कितने थे, 18 देश क्या थे, सदस्य थे। इसका मेन उद्देश्य क्या था चालू करने का PCT का, कि जो पेटेंट में समय अधिक लगता है और खर्चा अधिक आता है उसको क्या किया जा सके, कम किया जा सके। अब इसके बाद में देखो, इसके अंतर्गत जो पेटेंट से संबंधित जो भी आवेदन है, इसकी जो समस्त प्रक्रिया है, इसको क्या बनाया गया है, सरल बनाया गया है, आसान बनाया गया है और इजी बनाया गया है। इसके अंतर्गत कोई भी जो आविष्कारक करता है किसी भी देश के पेटेंट ऑफिस में एक आवेदन दे सकता है। ऐसे नहीं कि जहां पर कहीं पर भी ये क्या कर सकता है, पेटेंट ऑफिस में आवेदन कर सकता है, जो ट्रीटी के सभी सदस्य देशों के लिए क्या होता है, मान्य होता है। इसके बाद में देखो, कोई भी इनोवेटर है, अब वो ट्रीटी के जो सदस्य देश हैं इनमें किसी भी एक देश में निवासी होना चाहिए। मतलब जो ट्रीटी अपनी है, PCT है, इसका क्या होना चाहिए, किसी भी देश का एक का क्या होना चाहिए, वो सदस्य होना चाहिए। अब इसके बाद में देखो, जो भी इन्वेंटर है, अब ये एक आवेदन द्वारा सदस्य देशों में कितने भी देश में पेटेंट राइट के संरक्षण के लिए क्या कर सकता है, आवेदन कर सकता है। इसके बाद में देखो, नेक्स्ट अपना था जो पेटेंट सिस्टम है, ये कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, नेशनल पेटेंट सिस्टम, रीजनल पेटेंट सिस्टम। देखो इसमें अलग अलग देशों के लिए अलग अलग पेटेंट राइट एप्लीकेशन देनी पड़ती है। अगर सभी देशों में चाहिए तो अलग अलग अपने को क्या देनी होगी, एप्लीकेशन देनी होगी। एक होता है रीजनल पेटेंट सिस्टम, इसका मतलब होता है रीजनल पेटेंट एक ही पेटेंट ऑफिस से जो सभी होते हैं वहां अनेक देशों के लिए प्राप्त किया जा सकता है पेटेंट। अब इसके बाद में है नेक्स्ट अपने कि PCT के मुख्य उद्देश्य, जो अपना है पेटेंट कॉपरेशन ट्रीटी है, इसके मुख्य उद्देश्य क्या है। सबसे पहला उद्देश्य जो कि अपन ने बताया कि खर्च और समय क्या होना चाहिए, कम। ऐसे क्या लगता है, पेटेंट लेने के लिए खर्च और समय क्या होता है, अधिक लगता है। क्या होता है, जो अपन पेटेंट लेते हैं उस प्रोसेस में क्या होता है, खर्चा अधिक आता है और टाइम क्या लगता है, ज़्यादा लगता है। और इसकी प्रक्रिया क्या होती थी, जटिल होती थी, तो उसको आसान कर दिया गया, खर्च और समय को क्या कर दिया, कम कर दिया गया। इसका मुख्य उद्देश्य और लाभ है आविष्कारों से संबंधित जो तकनीकी ज्ञान प्राप्त करना सुविधाजनक, मतलब जो भी टेक्निकल नॉलेज उनको प्राप्त करना था वो भी क्या हो गया, अब आसान हो गया है कि किसी भी देश में पेटेंट कार्यालय में जाकर पेटेंट ले सकता है। इसके बाद में देखो, कई देशों में पेटेंट राइट प्राप्त करने के लिए एक समस्त प्रक्रिया एक ही देश के एक ही पेटेंट ऑफिस द्वारा पूरी करने की क्या होती है, सुविधा प्राप्त होती है। मतलब जो सारी पेटेंट की प्रक्रिया है वो एक ही ऑफिस में, एक देश के में एक ही ऑफिस में क्या हो जाएगी, उसको सारी फैसिलिटी मिल जाएगी पेटेंट प्राप्त करने की। इसके बाद में है नेक्स्ट अपने कि एक्सप्लेन नीड ऑफ PBR प्लांट ब्रीडर राइट्स
अलॉन्ग विथ इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। मतलब पीबीआर क्या होता है, प्लांट ब्रीडर राइट क्या होता है, इसके डिसएडवांटेज क्या है और इसके एडवांटेज क्या है। सबसे पहले अपन देखते हैं प्लांट ब्रीडर राइट के। तो अपन ने देख लिया कि क्या होता है, एक जो भी ब्रीडर होता है उसको उसकी किस्म के लिए क्या होता है, अधिकार प्राप्त होता है कि वो इसको यूज भी कर सकता है। कोई भी प्रोटेक्टिव किस्म होती है। इसके अलावा अपन ने बात की कि कोई अन्य यूज नहीं कर सकता उसकी अनुमति के बिना, सही। वो आगे प्रोडक्शन के लिए उसको क्या कर सकता है, प्रोटेक्टिव किस्म को यूज कर सकता है, जैसा कि अपन ने पहले पढ़ लिया था। अब देखो बेनिफिट्स फ्रॉम पीबीआर। पीबीआर से क्या लाभ है, देखो पहला है कि जो इसमें प्रजनकों को अपने प्रयासों से क्या मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है। क्या मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है। किसको, प्रजनकों को अपने प्रयासों से क्या मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है। जैसे मान लो कोई एक ब्रीडर है, वो क्या कर रहा है, एक किस्म को विकसित करने के लिए क्या कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो उसको उसके लिए क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। अनुसंधान के लिए जो भी खर्च लग रहा है वो मिलेगा। तो इसके लिए वो क्या करता है, मेहनत करता है, तो उसके लिए क्या मिलता है, उसको प्रोत्साहन मिलता है। क्या मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है। और जो भी किस्म विकास करते हैं उससे क्या होता है, एक आर्थिक हिस्सा, आर्थिक लाभ का एक हिस्सा उसको क्या होता है, प्राप्त होता है। इसके बाद में देखो नेक्स्ट है, निजी कंपनियों द्वारा जो पादप प्रजनन के जो कार्यक्रम हैं इनमें निवेश करने का क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा है पीबीआर सुरक्षा प्राप्त करने, मतलब पीबीआर सुरक्षा प्राप्त जो किस्में होती है किसानों को उपलब्ध होने लगती है। मतलब जो पीबीआर से जो प्रोटेक्टिव जो किस्म है वो भी किसानों को क्या कर होने लगती है, मिलने लगती है। इसके अलावा है पादप प्रजनन में जो लगी जो भी सभी संस्थाएं होती है उनमें क्या होती है, प्रतियोगिता बढ़ती है, जिससे किसानों को क्या मिलता है, लाभ मिलता है। अब इसके बाद में है डिसएडवांटेज ऑफ पीबीआर, प्लांट ब्रीडर राइट। देखो डिसएडवांटेज मतलब अपने को देखने हैं कि क्या क्या हानियां होती है पीबीआर से। देखो सबसे पहले है इसके कारण जो आनुवंशिक जो संसाधन होते हैं इनके लिए एकाधिकार को क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है। फिर है जनन द्रव्य के स्वतंत्र आदान प्रदान को क्या करता है, कम करता है। फिर किसी भी उत्तम किस्म का जो पीबीआर धारक है वो मांग से कम बीज उत्पादन करके लाभ कमाने का क्या कर सकता है, प्रयास करता है। इसके बाद में देखो कर्षक जो विशेषाधिकार है वो क्या होते हैं, समाप्त हो सकते हैं और इससे बीज की लागत क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसके बाद में देखो रिक्वायरमेंट ऑफ पीबीआर, क्या है, रिक्वायरमेंट ऑफ पीबीआर की जो पीबीआर है प्लांट ब्रीडर राइट्स है, इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या इसकी आवश्यकता है। पहले है नोवेलिटी, क्या है, नोवेलिटी मतलब नवीनता। इसके बाद में है विविधतारिकता। इसके बाद में है समरूपता। इसके बाद में है स्थायित्व, क्या है, स्थायित्व। इनके लिए क्या है, रिक्वायरमेंट है, किसके लिए, पीबीआर की क्या है, आवश्यकता है। अब इसके बाद में देखो आगे explain the patent requirement along with procedure of patenting in detail। मतलब पेटेंट की क्या आवश्यकता है, क्या है, पेटेंट की क्या आवश्यकता है। देखो पेटेंट जारी करने के लिए निम्नलिखित क्या होती है, आवश्यकताएं होती हैं। सबसे पहली आवश्यकता देखो, पहली आवश्यकता है कि नोवेलिटी, क्या है, नोवेलिटी। पेटेंट प्राप्त करने के लिए जो संबंधित जो आविष्कार है वो क्या होना चाहिए, नया होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नया होना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। इसके अलावा और यह पहले से लोगों को मालूम नहीं होना चाहिए, इस चीज के बारे में मालूम नहीं होना चाहिए। अगर मालूम हुआ तो उसको पेटेंट नहीं दिया जाएगा। इसके बाद में है आविष्कारिता या इन्वेंटिवनेस। अब देखो आविष्कारिता क्या होती है, आविष्कार ऐसा होना चाहिए जो कि उस कला में निपुण हो वो व्यक्ति और स्वतः स्पष्ट न हो, और आविष्कार में कुछ नई खोज होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि किसी से रिलेटेड खोज हो रही है, सही। इसके बाद में है औद्योगिक अनुप्रयोग या उपयोगिता। देखो आविष्कार का तुरंत या भविष्य में ऐसा औद्योगिक अनुप्रयोग होना चाहिए ताकि वह क्या हो, राष्ट्र या समाज के लिए क्या हो, उपयोगी हो। मतलब कोई भी अगर खोज हो रही है, कोई भी क्या हो रहा है, अनुप्रयोग हो रहा है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए वो क्या होना चाहिए, समाज या राष्ट्र के लिए क्या होना चाहिए, उपयोगी होना चाहिए। अब इसके बाद में देखो पेटेंट नियता, क्या है, पेटेंट नियता है। अब देखो पेटेंट नियता क्या होती है।
पेटेंटनीयता आविष्कार को संबंधित जो देश है उसमें लागू जो पेटेंट अधिनियम होता है, और इसके अलावा इस अधिनियम की जो भी तात्कालिक जो मान्य व्याख्या होती है, इसके लिए क्या होना चाहिए, पेटेंटनीय होना चाहिए। फिर नेक्स्ट इसकी रिक्वायरमेंट या आवश्यकता है प्रकटन। क्या है, प्रकटन। देखो जो भी पेटेंट प्राप्त करने के लिए आविष्कारक को अपने आविष्कार का पर्याप्त क्या करना पड़ता है, विवरण देना पड़ता है। मतलब कोई भी पेटेंट प्राप्त कर रहा है तो पेटेंट प्राप्त करने के लिए क्या देता है, आविष्कार का पर्याप्त विवरण देता है, जो भी आविष्कार किया। इसके बाद में देखो जिसके आधार पर एक सामान्य कुशलता वाला व्यक्ति आविष्कार को क्या कर सके, बना सके। फिर इसके बाद में पेटेंट प्राप्त करने की प्रक्रिया अपन पहले बात ही कर चुके हैं 2022-23 के पेपर में। अब इसके बाद में है जैव विविधता 2022 एक्ट क्या है, सॉरी 2002 एक्ट क्या है, मतलब जैव विविधता 2002 एक्ट क्या है, और इसके प्रमुख लक्षणों को क्या बताइए, विस्तार से बताइए। देखो सबसे पहले देखो कि जैव विविधता एक्ट 2002 क्या है। भारत में जो जैव विविधता जो समझौता है, ये क्या है, जैव विविधता समझौता का क्या है, एक सदस्य है। भारत क्या है, जो जैव विविधता समझौता है इसका क्या है, एक सदस्य देश है। क्या है साथियों, सदस्य देश है। और इसके लिए जो अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए क्या है, उद्देश्य से भारत में जैव विविधता एक्ट जो 2002 है ये संसद में पारित कर और देश में लागू किया गया। और इस एक्ट में जैव संसाधन, क्या, जैव संसाधन या बायोलॉजिकल रिसोर्सेज और जैव विविधता के रखरखाव की परिभाषाएं दी गई। मतलब साथियों इसमें जो भी जेनेटिक रिसोर्सेज या जो भी बायोलॉजिकल रिसोर्सेज है उनका संरक्षण तथा जैव विविधता के संरक्षण के लिए मुख्य ध्यान दिया गया या मुख्य कार्य किए गए इस एक्ट में। इसके बाद में देखो इस एक्ट के अंतर्गत स्थापित संस्थाएं कौन सी है, सबसे पहले है एनबीए नेशनल बायो अथॉरिटी, इसके बाद में है एसबीबी स्टेट बायो बोर्ड, इसके बाद में है जैव विविधता एक्ट कौन सा है, 2002 के मुख्य लक्षण, जैव विविधता 2002 के मुख्य लक्षण 2022-23 की पीडीएफ में मैं करवा चुका हूं पहले ही। अब इसके बाद में है 2020-21 का पेपर कौन सा आता है, 2020-21 का पेपर, जिसमें अपन देखते हैं सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। साथियों मैं पहले भी बता रहा हूँ कि जीवो या कोई स्पीशीज है, कोई प्लांट है, उसमें जो भी विभिन्नता, उस स्पीशीज में जो भी विभिन्नता होती है उसको क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। फिर इसके बाद में है डोमेन नेम। क्या है, डोमेन नेम, एक जो आईपी पता है इसके लिए एक आसान नाम है। क्या है, आईपी पता के लिए क्या है, आसान नाम है, जिसे हम आईपी पते की तुलना में आसानी से क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। इसे क्या बोलते हैं, डोमेन नेम। सरल शब्दों में यह है क्या है, एक आईपी एड्रेस का क्या है, मानव पठनीय क्या है, संस्करण है। किसी भी एक डोमेन नेम की मदद से हम एक से अधिक आईपी पते कर सकते हैं, जैसे google.com हो गया। क्या हो गया, google.com हो गया। दो प्रकार के होते हैं ये, एक तो होता है टॉप लेवल का, और इसके बाद में देखो आगे की ओर अपने हैं। नेक्स्ट आता है साथियों इंडस्ट्रियल डिजाइन। इंडस्ट्रियल डिजाइन एक प्रकार का क्या है, आईपीआर है। क्या है, आईपीआर है। देखो ये उन भौतिक उत्पादों पर लागू डिजाइन एक क्या है, प्रक्रिया है, जिन्हें बड़े पैमाने पर उत्पादन तथा उत्पादन द्वारा निर्मित किया जाना है। इसके साथ ही यह किसी उत्पाद के रूप में और विशेषताओं को निर्धारित करने और परिभाषित करने का क्या है, रचनात्मक कार्य है। क्या है, रचनात्मक कार्य है। फिर है नेक्स्ट डेफिनेशन है अपने रॉयल्टी। क्या है, रॉयल्टी। देखो जो भुगतान किसी संपत्ति या कोई भी मान लो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, मतलब आईपीआर है, अब इसके लगातार उपयोग करने के लिए दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, रॉयल्टी कहते हैं। साथियों कोई भी मान लो कोई भी भुगतान है किसी संपत्ति के या कोई भी मान लो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, इसके लगातार उपयोग करने के लिए दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, रॉयल्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, रॉयल्टी कहते हैं। इसके बाद में है नोवेल्टी। क्या है, नोवेल्टी। नोवेल्टी देखो नवीनता।
देखो, नवीनता पूछताछ और इसके अलावा अन्वेषण के अनुसार जो प्रदान करके जो गहराई और जटिलता को क्या करती है, पूरा करती है। और इसके अलावा व्यक्तिगत जो तरीके हैं वहाँ पर अर्थ का निर्माण करना और एक मौलिक व्याख्या की तलाश करके उसका आविष्कार करना, पुनः डिजाइन करना और प्रस्तावित करना किसमें आता है, नोवेल्टी में आता है। इसके बाद में देखो डिफरेंट, मतलब नोवेल्टी का मतलब है साथियों कोई भी पहले कोई मान लो आविष्कार था, अब उसका क्या करना, उसकी पुनः डिजाइन करना, पुनः उसको प्रतिस्थापित करना नोवेल्टी में आता है। इसके बाद में देखो डिफरेंट पूछ रहा है किसमें, इंडस्ट्रियल डिजाइन में और पेटेंट में। किसमें पूछ रहा है, इंडस्ट्रियल डिजाइन और पेटेंट में डिफरेंट पूछ रहा है। देखो सबसे पहले है इंडस्ट्रियल डिजाइन, उपयोग की किसी भी वस्तु की जो अनोखी, जो सजावटी और जो सौंदर्य पूर्वक रूप है वो किसमें आता है, इंडस्ट्रियल डिजाइन में। कोई भी डिजाइन है उसके लिए कोई दिया जाता है कोई भी आईपीआर, तो वो क्या होता है, इंडस्ट्रियल डिजाइन। एक होता है पेटेंट, यह तकनीक उन्नति और नवीन अद्वितीय उपयोगी है। इसके बाद में देखो दायित्व, जो दाखिल करने वाले देश है यहाँ पर 10 साल सुरक्षा और 5 साल के लिए एक बार नवीनीकृत किया जा सकता है। इसके बाद में देखो दाखिल करने वाले देश में 20 साल की सुरक्षा और 20 साल के लिए बाद में कोई विस्तार नहीं होता है, मतलब ओनली 20 साल तक ये पेटेंट लागू होता है। इसके बाद में इसको नवीनता नहीं करवा सकते, मतलब नोवेल्टी नहीं करवा सकते। इसमें क्या करवा सकते हैं, नोवेल्टी मतलब दोबारा से नवीनता करवा सकते हैं। इसके बाद में देखो नेक्स्ट है, डिजाइन को बाजार में लॉन्च करने से पहले क्या करना चाहिए, आवेदन करें, तभी क्या मिलता है अपने को, जो डिजाइन वाला है वो मिलता है। इसके बाद में है डिजाइन के लिए अपने को क्या मिलता है, आईपीआर मिलता है। इसके बाद में है उत्पाद को बाजार में उतारने से पहले ही क्या करना पड़ता है, आवेदन करना पड़ता है, किसके लिए, पेटेंट के लिए। अब इसके बाद में है सीड एक्ट और पीवीपी एंड एफआर एक्ट। पीवीपी और एफआर एक्ट के बारे में मैं बता चुका हूँ। सीड एक्ट देखो, बेचे गए बीजों की गुणवत्ता और गुणवत्ता को क्या करना, विनियमित करना। जो बेचे गए सीड है उनके जो गुणवत्ता है उनको क्या करना, विनियमित करना। फिर इसके बाद में है पीवीपी और एफआर एक्ट। देखो अधिनियम 2001 है, वो उन प्रजनकों को क्या करता है, आईपीआर प्रदान करता है जिन्होंने पौधों की किस्मों को क्या की है, विकसित किए हैं। इसके बाद में देखो यह बीज अधिनियम 1966 का स्थान लेता है और जो किसानों द्वारा जो उन्नत किस्में हैं उनको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है और बीज को कुछ निर्धारित न्यूनतम मानकों को पूरा करना क्या होता है, आवश्यक होता है। और कृषि विकास में तेजी लाने के लिए पौधों के जो प्रजनक होते हैं इसके लिए अधिकारों की क्या करते हैं, उनके राइट्स की क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। इसके बाद में है नेक्स्ट अपने हैं 5वें का फर्स्ट, जिसमें पूछा गया है पेटेंट राइट्स, जो कि अपन पहले बात कर चुके हैं। इसके बाद में आता है अपने नेक्स्ट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, इसके बारे में भी अपन बात कर चुके हैं। इसके बाद में है कॉपीराइट कानून। क्या आता है, कॉपीराइट कानून आता है। कॉपीराइट कानून के बारे में देखो, कॉपीराइट मैंने कहा था कि कोई भी संगीत वगैरह, साहित्य, कला वगैरह, इसके लिए कॉपीराइट मेनली दिया जाता है। देखो कई बौद्धिक संपदाओं का पेटेंट नहीं हो सकता है, मतलब जिनका पेटेंट नहीं हो सकता है उनको क्या दिया जाता है, पेटेंट कॉपीराइट दिया जाता है। इनमें से कई संपदाओं जैसे पुस्तक वगैरह, सर्वे वगैरह, दर्शे, मतलब कोई सुनने लायक है, कोई देखने लायक है, इसके अलावा कोई पुस्तक है, कोई भी कैसेट है आदि की सुरक्षा कॉपीराइट द्वारा की जाती है। आदि की सुरक्षा किसके द्वारा की जाती है, कॉपीराइट के द्वारा। कॉपीराइट जो लॉ है इसमें देखो अन्य लोगों के द्वारा इन संपदाओं की पूर्ण या आंशिक प्रतिलिपि बनाने का क्या करता है, निषेध करता है कि आंशिक भी इनकी प्रतिलिपि कॉपी नहीं कर सकता और पूर्ण इनकी कॉपी भी नहीं करता, तो इसके लिए क्या लगता है, कॉपीराइट। लेकिन कॉपीराइट जो कानून है इनकी संपदाओं में जो मौजूद जो विचार है और जो सूचनाएं हैं और जो अवधारणाएं हैं इनका उपयोग को नहीं रोक सकता। और जो भारतीय जो कॉपीराइट कानून है वो विश्व स्तर के हैं, मतलब विश्व स्तर तक क्या है, कॉपीराइट के कानून हैं। इसके बाद में देखो द मेन फीचर्स ऑफ कॉपीराइट लॉ, मतलब कॉपीराइट के मेन फीचर्स क्या है, मेन
लक्षण क्या है। सबसे पहले देखो जो 1957 का जो कॉपीराइट एक्ट है, इसमें देखो भारत की प्राथमिक क्या है कानून है जो कि कॉपीराइट संरक्षण को क्या करता है, नियंत्रित करता है, और इसके नियम देश में जो कानून के लिए मुख्य और ढांचे का क्या करता है, गठन करता है। इसके बाद में नेक्स्ट देखो पिछले कुछ वर्षों में इसमें कई संशोधन हुए हैं कॉपीराइट में, और इसके अलावा जिनसे प्रत्येक जो उद्देश्य हैं उसको तेजी से विकसित हो रहे हैं। मतलब जो उद्देश्य हैं वो क्या हो रहे हैं, तेजी से उनमें क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। और जो रचनात्मक और जो तकनीकी परिदृश्य हैं इसमें भी प्रासंगिकता को इसको बढ़ाना इसका क्या है, मुख्य फीचर है। इसके अलावा देखो भारत में जो रचनात्मक कार्य होते हैं इनकी सुरक्षा और उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए कॉपीराइट एक्ट की क्या है, मुख्य विशेषता है। इसके बाद में नेक्स्ट देखो यह अधिनियम मूल साहित्यिक, नाटकीय और संगीत में जो नाटक होते हैं, संगीत होते हैं, साहित्य होते हैं और जो कलात्मक कार्य होते हैं इनको क्या करता है, यह सुरक्षा प्रदान करता है। जो भी कोई ध्वनि रिकॉर्डिंग हुई, कोई फिल्म हुई, इनको क्या करता है, यह सुरक्षा प्रदान करता है। इसके बाद में देखो ट्रेडमार्क राइट्स क्या आते हैं, ट्रेडमार्क राइट्स। ये देखो ट्रेडमार्क राइट्स क्या होते हैं। देखो कोई भी ब्रांड का नाम है और कोई भी लोगों के नारे हैं, कोई भी स्रोत है, मूल अन्य कोई पहचान करता है, इनको जो सुरक्षित रखते हैं वो क्या आते हैं, ट्रेडमार्क राइट्स आते हैं। देखो ट्रेडमार्क एक ऐसा चिन्ह है जो कि एक उद्यम की वस्तुओं, सेवाओं तथा उद्यमों की वस्तुओं, सेवाओं से अलग करने में क्या है, सक्षम है। जैसे मान लो ट्रेडमार्क क्या होता है साथियों, जैसे मान लो कोई एक अपना क्या है, एक अपनी कोई वस्तु है, उसको अन्य वस्तु से अलग करने में क्या होता है, यह सहायक होता है। जैसे ट्रेडमार्क बौद्धिक संपदा के अधिकारों द्वारा क्या होता है, संरक्षित होता है। फंक्शंस, इसके कार्यों की बात करें, तो कार्य देखो सबसे पहले है यहाँ उत्पाद और उसके मूल की क्या करता है, पहचान करता है। यहाँ उत्पाद की गुणवत्ता की गारंटी देने को क्या करता है, प्रस्ताव करता है। इसके अलावा यह उत्पाद का क्या करता है, विज्ञापन करता है, और यह उत्पाद की प्रतिनिधित्व भी करता है। यह जनता विशेषकर उपभोक्ताओं तथा उत्पाद के जो संभावित उपभोक्ता है इनके मन में किसी उत्पाद की क्या बनाता है, छवि बनाता है। ट्रेडमार्क क्या बनाता है, छवि बनाता है। साथियों समझो इस चीज को कि कोई भी मार्क दिया जाता है, जैसे ISI मार्क का कोई भी प्रोडक्ट होता है वो क्या बनाता है, छवि बनाता है कि यह क्या है, एक अच्छा प्रोडक्ट है। कोई भी मार्क का कोई प्रोडक्ट होता है नहीं कि इस मार्क का क्या लेना है, मेरे को प्रोडक्ट लेना है, तो वो ये क्या बनाता है, छवि बनाता है मार्क। इसके बाद में देखो नेक्स्ट है इसकी फीचर, इसकी विशेषताएं क्या है। सबसे पहले देखो एक विक्रेता होता है, वो वस्तुओं और सेवाओं की क्या करता है, पहचान करता है। इसके द्वारा ट्रेडमार्क के द्वारा, इस चिन्ह के द्वारा क्या करता है, वस्तुओं की पहचान करता है और दूसरों के द्वारा बेची गई वस्तुओं और सेवाओं को क्या करता है, अलग करता है। जैसे मान लो इसी मार्के की कोई अन्य वस्तु बेचती तो उन दोनों में क्या कर सकते हैं, डिफरेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डिफरेंट कर सकते हैं। और इसमें क्या करते हैं, वस्तुओं की पहचान होती है कि इनकी क्वालिटी क्या है। यह दर्शाने के लिए ट्रेडमार्क वाले सभी सामान और सभी सेवाएं एक ही स्रोत से आती है, भले ही अज्ञात स्रोत हो। इसके बाद में देखो वस्तुओं तथा सेवाओं को बेचने और विज्ञापन करने में एक प्रमुख साधन के रूप में यह ये करता है। जैसे कोई ISI मार्का हो गया तो सभी भी ये क्या करता है, ISI मार्का एक एडवर्टाइजमेंट के लिए क्या है, बेस्ट मार्क है। इसके बाद में देखो फ्रेंचाइजिंग के लाइसेंस के माध्यम से किराए पर लेना। इसके बाद में देखो जनता को पहचान कर और भ्रम और धोखे से बचाना। जैसे मान लो ISI मार्का है, अब जैसे मान लो कोई क्वालिटी तो अच्छी बता देता है पर उसका मार्का नहीं है। अब ये मार्का किसके द्वारा दिया जाता है, ये सरकार के द्वारा दिया जाता है, मतलब उसकी गुणवत्ता को चेक करके ही तो दिया जाता है। तो इसके लिए क्या होता है, उनको भ्रमित होने से क्या करता है, जनता को रोकता है। व्यापार और व्यवसाय के साथ साथ में ट्रेडमार्क से जो भी जुड़ी जो भी होती है सद्भावना होती है उसकी क्या करता है, रक्षा करता है। जैसे मान लो ट्रेडमार्क है, अब मेरी किसी प्रोडक्ट से लेकर क्या बनी है, एक थीम बनी है कि ये क्या है, प्रोडक्ट अच्छा है, तो उसकी भी क्या करता है, ये है रक्षा करता है। इसके बाद में है टाइप्स क्या है। देखो सबसे पहला आता है उत्पाद
उत्पाद का चिन्ह, फिर है सेवा का चिन्ह, प्रमाणीकरण का चिन्ह, आकृति का चिन्ह, पैटर्न का मार्क और ध्वनि का मार्क। देखो, जिसका उपयोग किसी सेवा के बजाय वस्तु या उत्पाद पर किया जाता है तो उसे उत्पाद चिन्ह कहते हैं। सेवा मतलब उत्पाद के बजाय सेवा का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है, तो वो सेवा का चिन्ह आता है। फिर प्रमाणीकरण एक क्या है, संकेत है। प्रमाणीकरण चिन्ह क्या है, एक प्रकार का संकेत है किसी उत्पाद की उत्पत्ति और सामग्री और गुणवत्ता और अन्य विशिष्ट विवरणों को क्या करता है, दर्शाता है। फिर है आकृति चिन्ह, मतलब शेप का मार्क का उपयोग विशेष रूप से आकार और उत्पाद की सुरक्षा के लिए किया जाता है, मतलब एक शेप होती है उसका यूज किया जाता है। फिर है पैटर्न मार्क, मतलब विशिष्ट डिजाइन के लिए क्या होते हैं, पैटर्न होते हैं जो कि उत्पाद के विशिष्ट कारक के रूप में सामने होते हैं। इसके अलावा है ध्वनि मार्क, किसी भी निश्चित आपूर्तिकर्ता के से उत्पन्न होने वाले जो उत्पाद है या उससे सेवा जुड़ी हुई हो सकती है, तो ये क्या है साथियों, ध्वनि मार्क। क्या है, ध्वनि मार्क। इसके बाद में चलो आगे की ओर। इसके बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द प्लांट ब्रीडर राइट्स ऑन द बेसिस ऑफ बेसिस रिक्वायरमेंट प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटी राइट्स एंड। ये सारा हो गया साथियों, पहले ही अपन क्वेश्चन की बात कर चुके हैं 2021-22 के क्वेश्चन में। अब इसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना व्हाट इज द इंडिजिनियस नॉलेज, मतलब नॉलेज क्या होता है। इसके अलावा डिस्क्राइब द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज, वही आ गया ट्रेडिशनल नॉलेज। और एंड मेन फीचर्स ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज, मतलब अपने को इंडिजिनियस और जो अपना ट्रेडिशनल नॉलेज है इसके बारे में देखना है। देखो, स्वदेशी ज्ञान, इसका मतलब क्या होता है, स्वदेशी ज्ञान। स्वदेशी ज्ञान उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके माध्यम से किसी क्षेत्र के जो मूल निवासी है वो अपने प्राकृतिक पर्यावरण के साथ में संबंध बनाए रखते हैं या बनाया है। मतलब जैसे मान लो स्वदेशी ज्ञान का मतलब क्या होता है, कोई ऐसा एरिया होता है, ऐसा देश होता है, ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें क्या होता है, जो वातावरण है, पर्यावरण है, उससे रिलेटेड क्या होते हैं, उनमें आपस में संबंध बना होता है, तो ये क्या है, इंडिजिनियस नॉलेज है। देखो, इस प्रकार की स्वदेशी ज्ञान समय के साथ में क्या होता है, विकसित होता है। स्वदेशी ज्ञान क्या होता है, समय के साथ में विकसित होता है और एक निश्चित समुदाय से क्या होता है, यह जुड़ा होता है। अब इसके बाद में देखो द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज, मतलब इसकी अलग अलग कैटेगरीज हैं। सबसे पहले ट्रेडिशनल नॉलेज की विभिन्न प्रकार की श्रेणियां, कृषि से रिलेटेड ज्ञान हुआ, औषधि से रिलेटेड ज्ञान हुआ और जैव विविधता से संबंधित ज्ञान हुआ। जैव विविधता से संबंधित ज्ञान अभी अपन ऊपर चर्चा करके आए थे। इसके बाद में है द मेन फीचर ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज। क्या है, द मेन फीचर ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज, मतलब इसका क्या विशेषता है ट्रेडिशनल नॉलेज की। देखो, इसमें पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे आसपास के वातावरण और पारिवारिक सदस्यों और ग्रंथों, रचनाओं, इनके माध्यम से क्या होता है, अपने को ज्ञान प्राप्त होता है जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसके बारे में। इसके बाद में है यह वर्ग विशेष और समुदाय विशेष होता है, मतलब ये क्या होता है, ट्रेडिशनल नॉलेज वर्ग विशेष या समुदाय विशेष होता है। इसमें प्रारंभिक और जो शारीरिक बीमारियां हैं इसको कम किया जाता है और यह कृषि में क्या है, उपयोगी है। ट्रेडिशनल नॉलेज क्या है, कृषि में उपयोगी है और खेत में लगने वाले जो भी कीट है और जो भी रोग है इनको बचाने के लिए क्या करता है, पारंपरिक ज्ञान का ट्रेडिशनल नॉलेज क्या होता है, आवश्यक होता है। जैसे मान लो कीटों को प्रबंधित करने के लिए, डिजीज को प्रबंधित करने के लिए पहले कैसे ऐसे फॉर्मूलाज है जो कि आज काम में आते हैं, वो किस में मिलते हैं, अपने को ग्रंथों वगैरह में मिलते हैं, अपने को बड़े बुजुर्गों से अपने को उस चीज़ के बारे में नॉलेज मिलता है, तो वही क्या है, ट्रेडिशनल नॉलेज। ये उसकी क्या हो गए, मुख्य फीचर्स हो गए। फिर इसके बाद में है व्हाट इज द पेटेंट। क्या है, व्हाट इज द पेटेंट, व्हाट आर द कंडीशंस टू बाय ए इन्वेंशन to be patentable, मतलब what are the type of invention which are not पेटेंबल, मतलब पेटेंट लेने के लिए एबल नहीं है इन इंडिया। मतलब सबसे पहले पेटेंट की डेफिनेशन वगैरह की अपन चर्चा कर चुके हैं। अब इसके बाद में है कि जो अपने हैं, जो पेटेंट लेने वाला है, क्या है, पेटेंट लेने वाला है वो क्या होता है, द कंडीशन टू बी सर्टिफाइड
और बाय द इन्वेंशन टू बी पेटेंटेबल। देखो दीज 3 कंडीशन, मतलब कितनी कंडीशन होती है, कोई भी इन्वेंशन होता है, अगर उसको क्या लेना है, पेटेंट लेना है, पेटेंट लेने के लिए योग्य बनना है, तो उसके लिए क्या है, मेनली क्या है, 3 कंडीशंस है। पहली कौन सी हो जाएगी, नोवेलिटी, फिर इसके बाद में आ जाएगी नॉन ऑब्विएशन, और इसके बाद में आ जाएगी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। मतलब 3 प्रकार की मेन क्या है, मेन इसकी कंडीशंस है। सबसे पहले कौन सी आ जाएगी, सबसे पहले आ जाएगी अपने 3 टाइप्स की। में सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं द टाइप्स ऑफ इन्वेंशन विच आर नॉट पेटेंटेबल इन इंडिया। मतलब वो कौन कौन से हैं जो क्या नहीं है, मतलब ऐसे इन्वेंशन, मतलब ऐसे आविष्कारक जो कि क्या है, पेटेंट लेने के लिए योग्य नहीं है, पेटेंट लेने के योग्य नहीं है, वो कौन कौन है। देखो, आविष्कार तुच्छ या सार्वजनिक व्यवस्था या नैतिकता, पर्यावरण के क्या है, विपरीत है, वैज्ञानिक खोज, इसके अलावा ज्ञात पदार्थों के नए रूपों की खोज, इसके अलावा है कि कृषि या बागवानी के तरीके, इसके अलावा है परमाणु ऊर्जा से संबंधित जो आविष्कार हैं वो भी क्या है, पेटेंट के लिए योग्य नहीं है। मतलब ये पेटेंट के लिए क्या नहीं है, योग्य नहीं है। जानवरों की प्रस्तुतियां आ गई या आविष्कार को क्या है, पेटेंट के लिए योग्य नहीं है। मतलब ये कैटेगरीज क्या है, किसके लिए योग्य नहीं है, पेटेंट के लिए योग्य नहीं है। इसके बाद में है नेक्स्ट है कि शॉर्ट नोट्स, क्या पूछ रहा है, शॉर्ट नोट्स पूछ रहा है। पहला है यूटिलिटी मॉडल, क्या है, यूटिलिटी मॉडल। देखो, कुछ देशों में उपयोगिता मॉडल है, ये प्रणाली पेटेंट की प्रणाली के क्या होती है, लगभग समान होती है। प्रणाली के माध्यम से अपन क्या करते हैं, जो तथा विकसित होता है, इसमें छोटे आविष्कारक को क्या करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। यूटिलिटी मॉडल में जो छोटे आविष्कारक होते हैं, छोटे छोटे स्तर पर क्या करते हैं, आविष्कार करते हैं, उनको क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। अब इसके बाद में देखो, यहाँ पेटेंट के योग्य जो आवश्यकताएं हैं उनको क्या करते हैं, पूर्ति करते हैं। और स्थानीय जो नवाचार है इस प्रणाली में क्या है, इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। और यूटिलिटी मॉडल है, ये एक विशेष अधिकार प्रदान करके ऐसे आविष्कारक को क्या करता है, रक्षा प्रदान करता है। इसके बाद में देखो आगे की ओर, इसके बाद में देखो द बर्न कंडीशन। द बर्न कंडीशन में देखो, यह रचनात्मक कार्य के संरक्षण के लिए एक क्या है, समझौता है। जो बर्न कन्वेंशन है ये क्या है, एक रचनात्मक जो कार्य है, रचनात्मक जो कार्य हैं उनके संरक्षण के लिए क्या एक समझौता है। यह कॉपीराइट वाली सभी चीज़ों पर मिलता है और यह फोटोग्राफी और सिनेमेटोग्राफी पर क्या करता है, कार्य नहीं करता है। इसके अलावा भारत में बर्न कन्वेंशन का 1928 में सदस्य देश बना। मतलब जो भारत है इसमें जो बर्न कन्वेंशन है इसका सदस्य कब बना, 1928 में बना। कब बना, 1928 में बना। इसके बाद में है इश्यूज कवर्ड अंडर ट्रिप्स एग्रीमेंट। देखो यह क्या है, यह बौद्धिक संपदा जो अधिकार है अब तक की जो सबसे व्यापक और बहुपक्षीय संधि है। मतलब ये क्या है, यह अब तक की जो आईपीआर अधिकारों पर जो भी संधियां हुई उनमें क्या है, व्यापक और बहुपक्षीय क्या है, संधि है। और जो ट्रिप्स है वो 1 जनवरी 1995 में बना और भारत में जीएटीटी पर क्या किए, हस्ताक्षर किए, जिस कारण ट्रिप्स के सभी प्रावधान को लागू करने के लिए क्या है, बाध्य हैं। और यह आईपीआर के जो अधिकार है, जैसे कॉपीराइट हुआ, ट्रेडमार्क हुआ, औद्योगिक डिजाइन हुआ, इंडस्ट्रियल डिजाइन हुआ, पेटेंट हुआ और ट्रेड सीक्रेट हुआ, इनकी क्या करता है, जो सुरक्षा पर क्या करता है, बहुपक्षीय क्या है, समझौता है। जो ट्रिप्स है, ट्रिप्स की क्या है, मतलब जो भी अपने आईपीआर के जो हैं प्रकार हैं उन पर क्या है, एक उनकी गोपनीयता या उनकी सुरक्षा पर क्या है, एक बहुपक्षीय क्या है, समझौता है। और साथियों अपना ये कंप्लीट होता है, अपने पेपर सॉल्यूशन कंप्लीट होते हैं। इसकी पीडीएफ आपको ऐप पर मिल जाएगी। इसके अलावा जो अन्य मैंने पीडीएफ बताई थी वो भी आपको ऐप पर मिल जाएगी। और चैनल पर नए हो तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना और सभी स्टूडेंट्स के साथ में इस क्लास को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों।